जनादेश का संदेश। जी हां, 2024 के चुनाव का जनादेश सामने आ चुका है। तमाम आरोपों प्रत्यारोपों, चुनावी दावों, चुनावी जितने भी जुमले होते हैं, उन सब के बाद जनता ने अपना फैसला सुनाया। जनता ने अपार फैसला सुनाया, अपार जनादेश दिया INDIA गठबंधन को, हेमंत सोरेन के चेहरे को। लेकिन हेमंत सोरेन के चेहरे के साथ साथ इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, दो और चेहरे हैं जिन्होंने मजबूत दावेदारी ठोकी है। एक चेहरा श्रीमती कल्पना सोरेन जी का है। कल्पना सोरेन जी की मजबूत भागीदारी पहले भी उपचुनाव में सामने आई थी, लेकिन इस चुनाव में उभरकर पूरी तरीके से सामने आ चुकी हैं। एक सधी हुई नेत्री के तौर पर आप कल्पना सोरेन की गिनती कर सकते हैं। झारखंड के चंद अच्छे बोलने वाले वक्ताओं में कल्पना सोरेन जी की गिनती होती है। दूसरा जो बड़ा चेहरा उभर कर आया है, जयराम महतो। जयराम महतो किन मुद्दों पर चुनाव लड़े, किन मुद्दों, किन वादों, किन बातों पर, विकास के दावों पर चुनाव लड़े। ना कोई घोषणा पत्र था, लेकिन जब उन्होंने टिकट का बंटवारा शुरू किया तो कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी लगे। हालांकि JLKM ने काफी सीटें अर्जित नहीं की, लेकिन JLKM ने करीब करीब NDA को 17 जगहों पर मात देने की स्थिति में ला दिया। NDA 17 जगहों पर पस्त हो गई JLKM के सामने। इतने वोट कटे हैं। अगर वो वोट या तो गठबंधन के होंगे, INDIA के, या NDA के होंगे, लेकिन जिसके भी खेमे के वोट कटे, हार का सामना NDA को करना पड़ा। इसीलिए माना जा रहा है, चर्चा है कि ये NDA का वोट कटा है। एक रिपोर्ट देखिए पहले कि आखिर जयराम महतो से क्या होने वाला है। आगामी विधानसभा का भविष्य, जनादेश में कैसा छिपा है संदेश। विधानसभा चुनाव के जनादेश का संदेश। झारखंड में नए क्षेत्रीय छत्रप का उदय। झारखंड की राजनीति में चमके जयराम। एकीकृत बिहार में झारखंड इलाके से एक चेहरा तेजी से सियासत में चमका था। वो चेहरा था आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो का। 22 जून 1986 को झारखंड आंदोलन के प्रमुख चेहरे निर्मल महतो ने आजसू की स्थापना की थी। झारखंड आंदोलन में पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और झारखंड अलग राज्य के गठन के बाद पहले चुनाव में सुदेश महतो सिल्ली से जीतकर विधायक बने। सुदेश महतो ने महज 25 साल की आयु में पहला विधानसभा चुनाव जीता था, जिसके बाद न सिर्फ आजसू का जनाधार मजबूत होता गया, बल्कि सुदेश महतो का झारखंड की राजनीति और सरकार में कद बढ़ता गया। 2005 के चुनाव में आजसू ने 2 सीटें जीती, लेकिन 2009 और 14 में पार्टी के 5 नेता चुनाव में परचम लहराकर विधानसभा पहुंचे। वहीं दिसंबर 2009 में जब शिबू सोरेन की सरकार बनी तो सुदेश महतो पहली बार झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार में भी सुदेश महतो ने डिप्टी CM का पद संभाला। जिस तरह से सुदेश महतो झारखंड की राजनीति में तेजी से उभरे थे, ठीक उसी तरह 2024 के विधानसभा चुनाव में एक और क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ है, और वो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। 2024 के चुनाव में JLKM ने भले ही एक सीट जीती हो, लेकिन कई सीटों पर दमदार मौजूदगी भी दर्ज कराई है, जिससे कारण झारखंड की सियासत में जयराम महतो चमके जरूर, जिसका सीधा असर झारखंड पर पड़ा। 2024 के विधानसभा चुनाव में आजसू ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी सिर्फ 1 सीट पर ही चुनाव जीत सकी। जिन सीटों पर आजसू को हार का सामना करना पड़ा, उसमें ज्यादातर जयराम की पार्टी को अच्छे वोट मिले। 12 सीटों पर NDA प्रत्याशी के हार के अंतर से ज्यादा वोट JLKM को मिला। इसमें आजसू की सिल्ली, ईचागढ़ और रामगढ़, JDU की तमाड़ और BJP की बोकारो, कांकेर, छतरपुर, गिरिडीह, खरसावां, खूंटी, सिंदरी और निरसा सीट शामिल है। सब बातों की समीक्षा होगी, पार्टी स्तर पर भी समीक्षा होगी, NDA के फोल्डर स्तर पर भी समीक्षा होगी, और उस समीक्षा के बाद हम एक बार फिर से पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने काम में लगेंगे। चुनाव में अगर सीटों के आकलन की बात करें तो सिर्फ सुदेश महतो जी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी सीटों का नुकसान हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि किसी एक चुनाव से आप किसी पूरे व्यक्ति के राजनीतिक करियर पर प्रश्न उठा देंगे। सुदेश महतो जी हमारे पुराने नैसर्गिक साथी हैं।
और गठबंधन की सामूहिक हार हुई है, तो इस किसी एक दल विशेष पर ये थोपना उचित नहीं होगा। और हमें लगता है कि जयराम महतो जी स्वतंत्र हैं, उनकी पार्टी भी स्वतंत्र है, तो चुनाव लड़ने का सबको हक है। कुछ लोग कह रहे हैं वोट कटवा, पर हम ऐसा नहीं मानते। हमें लगता है कि भाई उन्होंने भी प्रजातंत्र में आकर अपना जो चुनाव लड़कर अपना जो एजेंडा था वो जनता के सामने रखा। कहीं सफलता मिली, कहीं नहीं मिली। तो चुनाव में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन एक चुनाव से अगर किसी का राजनीतिक करियर खत्म होने लगे तो भाई, तो 1984 में तो हमें भी 2 सीटें आई थी, आज तो हमने 303 और 240-41 का सफर तय किया। तो चुनाव में ये सब लगा रहता है, इससे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 71 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। जयराम महतो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। डुमरी सीट पर जीते, जबकि बेरमो सीट पर दूसरे स्थान पर रहे। जयराम महतो का फैक्टर ही है कि डुमरी उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली आजसू की प्रत्याशी यशोदा देवी दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर चली गई। वहीं चंदन क्यारी गोमिया में एनडीए के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर हैं। चंदन क्यारी गोमिया और बेरमो में जेएलकेएम दूसरे, जबकि 19 सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से पूजा और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज की चर्चा जनादेश के इसी संदेश पर हम करेंगे। निश्चित तौर पर आजसू और सुदेश महतो एक बड़े चेहरे के रूप में उभर कर सामने आए थे झारखंड गठन के साथ ही। झारखंड के गृह मंत्री भी बने, डिप्टी सीएम भी बने सुदेश महतो, लेकिन उसके बाद आजसू का अगर कहें तो सियासी ढलान का सफर एक शुरू हो गया। और इस बार जेएलकेएम ने जिस तरीके से अपना दखल दिखाया है, अपनी बाजी दिखाई है, जिस कुर्मी वोट बैंक की सियासत आजसू कर रही है, उसी कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी हो गई है कहीं ना कहीं, और इसका खामियाजा आजसू को, एनडीए को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जेएलकेएम आखिर बैठेगा किस करवट, क्योंकि जेएलकेएम तो सत्ता से बगावत कर ही चुनाव में आया है, चुनावी मुद्दे ही बगावत रहे हैं उसके। तो ये बागी तेवर क्या सरकार गठन के बाद टिक पाएंगे, रह पाएंगे, समझते हैं अतिथियों से। स्वागत करते हैं कांग्रेस से डॉक्टर सुनील सिंह हमारे साथ है। सुनील सिंह साहब स्वागत है आपका। और आरजेडी से कैलाश यादव साहब हमारे साथ हैं। कैलाश जी बहुत स्वागत है आपका। आजसू से संजय रंजन जी हमारे साथ हैं। संजय जी स्वागत है आपका। और बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी स्वागत है। संजय जी, निश्चित तौर पर बात सुदेश महतो की होगी, आजसू की होगी, तो शुरुआत भी आपसे होगी। 2 सीट शुरुआती हुई 2005 में, 2009 और 14 में पार्टी ने 5-5 सीटें जीती, 2019 में पार्टी ने 2 सीटें जीती, फिर उपचुनाव में जीत कराई सुनीता चौधरी जी। 2024 में पूरा जो आजसू परिवार है वो 1 सीट पर आकर सिमट गया। सबसे बड़ा कारण जो जनादेश जब हम निकाल कर देख रहे हैं, आंकड़ों का सर्वेक्षण जब चल रहा है, तो हर जगह यह चल रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान आजसू को या एनडीए को जेएलकेएम से हुआ है। बाकी हेमंत सोरेन के चेहरे पर तो राज्य भर में चुनाव हुए हैं। हेमंत सोरेन के चेहरे पर जनता ने जो जनादेश दिया, 56 सीटों का जनादेश, वो एक बड़ा जनादेश है। लेकिन 17 सीटों पर जो एनडीए को मात मिली है, उसके पीछे जेएलकेएम का फैक्टर काफी काम कर रहा है। जयराम महतो, बागी तेवर, बगावती तेवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो 5 सबसे प्रभावकारी फैक्टर्स थे उसमें एक जेएलकेएम भी है। बाकी जो शेष 4 फैक्टर्स हैं वो 4M हैं, मुस्लिम, मांझी, महतो और मैया समान योजना। इसमें इसको स्वीकारने में कोई परहेज भी नहीं है, क्योंकि अब तो चुनाव के परिणाम घोषित हैं और स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं। महतो वोटों का जो बिखराव है वो कई कारणों से हुआ है, इसकी समीक्षा अभी होगी। और मुझे लगता है कि जितना बड़ा डेंट एनडीए फोल्डर को मिला है जेएलकेएम से, ये वाकई अप्रत्याशित है। हालांकि इसकी एक सूचना लोकसभा चुनावों में तो मिल ही गई थी, मगर हमें लगता है कि हम लोगों ने शायद बहुत मुफीद तरीके से इसके काट की तैयारी नहीं की। और जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए, उन मुद्दों पे आज भी हम कायम हैं। और ये जो मुद्दे हैं वो खेत खलिहान, किसान, नौजवान और महिलाओं से जुड़े हुए विषय थे। बेरोजगारी की जो समस्या है उससे जुड़े हुए थे, और आखिरकार जो औद्योगिकरण है उससे जुड़े हुए थे। जल, जंगल, ज़मीन की बातें हमने भी की, इंडिया फोल्डर ने भी की, सब ने की,
मगर ऐसा लगता है कि किन्हीं कारणों से जितना ध्रुवीकरण इंडी गठबंधन के पक्ष में हुआ, हमारे पक्ष में नहीं हुआ, और हम अपनी बातें शहरों तक तो पहुंचा पाए, और आप अंततः देखेंगे कि हम शहर जीत गए मगर गांव हार गए। कहाँ शहर जीता सर आप लोगों ने? बोकारो हारे आप, निरसा हारे आप, उसको हम लोग जैसे धनबाद की सीटें हम लोगों ने कांके हारे सर आप। कांके से बड़ा शहर कहाँ ढूंढेंगे? नहीं, मोटे तौर पे मैं आपको अपवाद तो बहुत मिलेगा, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि शहर में हमारी बातें सुनी गई, शहरी सीटों पर हम लोगों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, मगर जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने खासकर जिस तरीके से बढ़ चढ़ करके वोटिंग की, उससे हमारा जो वोट प्रतिशत है काफ़ी कम हुआ और हम काफ़ी सीटें हार गए। मगर अब नियति को यही कहें, यही प्रारब्ध था हमारा, यही नियति थी हमारी, हम हार गए। मगर अपने जो विषय हैं उनको हम जीवंत रखेंगे और उन विषयों को लेकर बिल्कुल सतर्क और सचेष्ट निगहबानी करेंगे सरकार की, और वैसी नीतियों की जो जन कल्याणकारी होंगी, वैसी योजनाएं जो जनता के पक्ष में होंगी उसकी तारीफ भी करेंगे, मगर उसके साथ ही साथ वैसी नीतियों के हम विरुद्ध भी होंगे, जन संघर्ष करेंगे उसके खिलाफ जो जन परोपकारी नहीं होंगी या एक विशेष तरह से बनाई हुई नीतियां होंगी। तो मुझे लगता है कि इस हार की जिम्मेदारी हमारी समवेत है, हम बिल्कुल इकट्ठे इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं और ये मानते हैं कि जी हाँ हमारी हार हुई, मगर ये राजनीति की आखिरी शर्त की हार नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोग अपने ध्वंस से उठ खड़े होंगे और पूरी जिजीविषा और पूरी जीवन शक्ति के साथ एक बार फिर से हम अगले चुनाव में रणक्षेत्र में होंगे और यकीनन हम ये लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। ऊर्जा से लबरेज रहेंगे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। रामधारी सिंह दिनकर साहब की लिखी कविता की कुछ लाइनें याद आ गई। सुनील सिंह साहब एक बड़ा चेहरा थे महागठबंधन के, जेएमएम के टाइगर जगन्नाथ महतो साहब, उनका देहांत हुआ। कई मुद्दों पर मुखर रहते थे और काफी आक्रामक राजनीति की उन्होंने। पत्नी बेबी देवी चुनाव में उतरी, उपचुनाव में जीता उन्होंने, लेकिन मूल चुनाव में 94,496 वोट जयराम को आए हैं और 83,551 वोट बेबी देवी को आए हैं। करीब 10,000 वोट से ज्यादा का अंतर दिखाई दे रहा है। कहां चूक रह गई? जयराम फैक्टर, आखिर वहां दोनों महतो फैक्टर काम कर रहे थे, कुर्मी फैक्टर काम कर रहे थे। जयराम का फैक्टर इतना ज्यादा कैसे अग्रेसिव और इफेक्टिव हो गया, प्रभावशाली हो गया डुमरी में, जो कि गढ़ है आप लोगों का? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, और ये सच्चाई है कि जयराम महतो भी अपना लगातार चुनाव के लिए लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, उनकी टीम मेहनत कर रही थी और हम लोग भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन अभिषेक जी, इसको तो स्वीकार करना होगा ना कि अब हर सीट पर आप जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, बड़े बड़े नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, जेएमएम के नेता हो, इवन कि आप देखिए बन्ना गुप्ता जी का हार हुआ, आप देखिए डॉक्टर अजय का हार हुआ, आप देखिए बादल पत्रलेख जी की हार हुई, आप देखिए अर्जुन मुंडा जी की पत्नी आदरणीय मीरा मुंडा जी की हार हुई। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब चलते रहता है और वहाँ की जनता ने हमें भी, आप बता ही रहे हैं कि 83,000 वोट देने का काम किया, उनको 94,000 वोट देने का काम किया, 10,000 वोट से जयराम महतो जी जीते हैं। तो जो जीत है, जीत को स्वीकार करना होगा। लोकतंत्र में हमको भी, आप खुद बता ही रहे हैं कि 56 सीट जनता ने जनादेश देने का काम किया है और एक बड़ी जिम्मेवारी भी अभिषेक जनता ने दिया, उम्मीदों वाले जिम्मेवारी दिया है, और उस पर कितना खड़ा उतरते हैं वह आपको 28 तारीख को मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी दूसरी बार यहाँ पर मतलब कंटिन्यू दूसरी बार शपथ लेंगे। शपथ तो पहले भी एक बार वो ले चुके हैं, 2013 से 14 में भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद में हमने जो 7 घोषणाएं झारखंड के जनता के साथ किया है, जो वादा किया है, वह एक बड़ा जिम्मेवारी है झारखंड के जनता के साथ। हमें कैसे तालमेल बैठाएंगे, कैसे लोकतंत्र में विपक्ष भी एक हमारा, जैसे कहा जाता है कि पंडित नेहरू ने कहा था कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है और विपक्ष दोनों दर्पण होता है लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के लिए।
तो वह भी काम करता है। तो इस तरह से हम मान के चलते हैं, आपने डुमरी पर बात उठाया था और इतना चर्चा हमने इस पर किया है, तो हम स्वीकार करते हैं कि जयराम महतो जी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से जीत कर आए हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जयराम महतो जी का भी स्वागत करते हैं। सुनील सिंह साहब कह रहे हैं कांग्रेस बड़े दिल के साथ स्वागत कर रही है, आरजेडी का रुख करते हैं। कैलाश यादव जी, जयराम महतो की राजनीति को आपने नजदीक से देखा है, क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं कि जयराम फैक्टर बहुत तेजी से झारखंड में फैल रहा है? इनफैक्ट संथाल तक मैं गया, संथाल मधुपुर तक में, और उससे आगे दुमका पाकुड़ तक में जयराम को सुनते हैं लोग। जयराम महतो की रील्स देखे जाते हैं, कितने वोट में कन्वर्ट होते हैं वो तो चुनाव ने बता दिया, कई बड़े दिग्गजों के साथ चुनाव था। लेकिन डुमरी जीता है जयराम ने, अपने दम पर जीता डुमरी। खर्च भी मुझे लगता है कि जयराम महतो का दूसरी पार्टियों की तुलना में न्यूनतम खर्च होगा। तो आखिर किस फैक्टर पर चुनाव लड़ गया जयराम महतो साहब? देखिए, राजनीति में जयराम महतो का जन्म बहुत क्षणिक दिन में हुआ है और किसी एक विषय को लेकर उनका राजनीति में पदार्पण हुआ और उस समय तो वो जनता को संदेश दिए कि हम इस मुद्दे को लेकर झारखंड में हम परचम फहराना चाहते हैं। अगर सबका सपोर्ट हो तो हम झारखंड में एक नया परिवर्तन कर देंगे, पूरा झारखंड में एक नया प्रकाश ला देंगे। तो उन्होंने भी बहुत सा सौभाग्य दिखाया जनता को और अपने भाषण के आकर्षण से लोगों को प्रभावित किया और जनता ने उनको एक अवसर दिया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अपने प्रतिभा से झारखंड में बहुत से सीटों पर चुनाव भी उन्होंने लगभग 77 सीट या कुछ सीट पर चुनाव भी लड़वाया था। एक सीट अपने जीते, 2 सीट पर जीते थे, एक सीट पर उनकी हार हुई। लेकिन राजनीति में आज संविधान दिवस भी है और राष्ट्रीय कानून दिवस भी है, तो आज हम इसके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को बधाई भी देते हैं संविधान दिवस पर। लेकिन जब आदमी सदन में जाता है और संवैधानिक पद पर जब आप जाते हैं तो जनता जनार्दन आपको संवैधानिक स्थान पर भेजता है। अब आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो संविधान का दायरा है, उसके तहत आपको चलना है। तो इस सदन में जब आप शपथ लीजिएगा तो आपको उसी के अनुसार भाषण देना है, चलना है, बोलना है। बड़ी तकनीकी बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल। तो उसी के तहत समझ रहा हूं। तो आप जितना सब्जबाग दिखाए और जितनी हरियाली लाए लोगों में, तो आपका भी एक परीक्षा का समय है। ऐसे मेरी हमारी शुभकामना है। कोई भी जनप्रतिनिधि जीत कर आता है तो हम सब अपना एक शिष्टाचार है, जो संस्कृति हम शुभकामना देते हैं। लेकिन ये तथ्य है कि राजनीति में जयराम महतो का कुछ ही दिन पहले जन्म हुआ है और उन्होंने जो परिकल्पना अपना बनाया है और उसके अनुसार वो चले और जो लोगों से वादा किए हैं उम्मीद है कि वो पूरा करेंगे। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, बोले, क्योंकि अभी युवा है और सोच उनकी आक्रामक है और राजनीति में कोई भी व्यक्ति जब आगे जाता है या कुछ लक्ष्य को टारगेट लेकर चलता है, पाने की मैंने आकांक्षा रखता है, तो किसी न किसी व्यक्ति को टारगेट बनाता है, चाहे उसको अभद्र भाषा का प्रयोग करके और व्यवहारिक आचरण करके किसी न किसी एंगल में अपने आप को प्रदर्शित करता है। हम अब चाहेंगे कि उस सब चीज़ से बचना चाहिए। अभी कल ही हम देख रहे थे कि कोई थाना में जो है कि घुस गए और थाना प्रभारी को देखे कि काफ़ी धमकी उमकी दे रहे थे और कुछ लोगों के साथ काफ़ी मैंने अभद्र व्यवहार कर रहे थे। तो ये सब चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हो गए, आप विधायक हो गए, निर्वाचित हो गए, जनता ने आपको जनादेश दिया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक और सुझाव है कि आदरणीय सुदेश महतो जी हम लोग के अच्छे मित्रों में से हैं और हम लोग विपक्ष में रहे, उसके बावजूद भी संवाद होते रहता था, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति है और झारखंड के निर्माण के समय से उनका योगदान झारखंड में रहा है। जनप्रतिनिधि कई बार रहे हैं, कई बार हारे भी हैं, तो हार जीत तो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक जाति विशेष पर अगर राजनीति कीजिएगा और एक जाति को टारगेट करके पूरे साम्राज्य को बनाने की कोशिश की तो किला ढाना तय है। चाहे हमारी पार्टी हो, उनकी पार्टी कोई बात, ठीक है, आप जिस जाति से आते हैं तो स्वाभाविक है कि उस जाति का आप जो कि सिरमोहर होते हैं उसका आप राजा कहलाते हैं। लेकिन आपका जो सामाजिक समीकरण था वो जो है कि कहीं दिख नहीं रहा था, बिखरा हुआ था। तो वही चीज जयराम महतो भी चूंकि पार्टी बनाए हैं
तो हम चूंकि जयराम मतलब हम व्यक्तिगत ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस चीज से उनको थोड़ा हटना पड़ेगा और लंबी राजनीति करने के लिए दूरदर्शिता रखनी पड़ेगी। अपना व्यक्तित्व को ऐसा आचरण पेश करना पड़ेगा कि झारखंड में आप एक लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हैं और आपको एक ऐसा प्रदर्शन देना पड़ेगा जो जनता का कमिटमेंट है। चूंकि आप युवा है, निश्चित तौर पर युवाओं का जो है कि आपसे काफी उम्मीद होगा। और जिस क्षेत्र से आप जीत के आए हैं वहाँ 3 कुर्मी कैंडिडेट लड़े थे। झामुमो में हमारे गठबंधन के उम्मीदवार थी, दिवंगत थी जगन्नाथ महतो की जो टाइगर कहलाते थे, उनकी पत्नी मंत्री थी, उनको ही हराए हैं। और आजसू पार्टी के भी जो कैंडिडेट थे वो भी उन्हीं के समाज थे। यशोदा देवी जी। और वो हमेशा संघर्ष की, सेकंड रही, थर्ड रही। सुदेश जी ने काफी उनको मौका दिया चूंकि एनडीए गठबंधन फोल्डर की कैंडिडेट थी। तो निश्चित तौर पर आप 2 बड़े कद्दावर नेता को हराए हैं, तो आपका तारीफ होना चाहिए। लेकिन ये सब चीज से बचना पड़ेगा और मेरे ख्याल से दिल बड़ा रखना चाहिए, उदारवादी होना चाहिए। बड़ा अगर राजनीति में बड़ी पहचान और बड़ा चेहरा बनना है तो ये सब चीज से उनको गुजरना पड़ेगा और जो थोड़ा बचपना है उससे थोड़ा हटना पड़ेगा। कल की जो घटना देखे तो हमको काफी तकलीफ हुआ, जो थाना में घुस के अब एक जीते हुए जनप्रतिनिधि का, ऐसे बहुत से नेता आए जीतेगा, ऐसा काम किया और कहाँ चलेगा कोई उनका लता पता नहीं। लेकिन झारखंड में अगर उनको झारखंड के मिट्टी से, झारखंड के जल जंगल जमीन से, झारखंड के लोगों से और कुछ विकसित जो है कि सोच रखे तो कुछ दायरा उनको बढ़ाना होगा और अपना व्यक्तित्व एक अलग पहचान बनानी पड़ेगी। सर, तेवर आक्रामक हैं और जनता के मुद्दों को लेकर अगर अग्रेसिव हो रहे हैं तो थाने में तो घुसना ये तो पुराना स्वभाव रहा है। सीओ के यहाँ से या वीडियो के यहाँ से भी अक्सर वो जनता के मुद्दों को लेकर, जनप्रतिनिधियों को लेकर सरकारी पदाधिकारियों को घेरते रहे और उनका मुद्दा भी यही रहा चुनाव में। इससे ऊपर कोई मुद्दा, कोई घोषणा उन्होंने किया ही नहीं। वो सीओ वीडियो क्षेत्र स्तर पर ही अपने मुद्दों को रखा उन्होंने और स्टूडेंट्स को, विरोध को, जो परीक्षा में धांधली है उसको मुद्दा बनाया। ना कहीं भ्रष्टाचार, ना घुसपैठ, ना मैया, ना समा उनके हाथ में भी नहीं था, तो ना वो पैसे बांट सकते थे, ना दे सकते थे, ना घोषणा कर सकते थे, ना राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को राज्य पर उतार सकते थे। तो उन्होंने बड़ा छोटे मुद्दों को चुना, जिन मुद्दों को लेकर इस जंग में उतरे और एक सफल शुरुआत कह सकते हैं। तो बहुत रईस के ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे लोकतंत्र में लोग नेता लड़ते हैं वैसा चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, फंडिंग मतलब ठीक ठाक रही, नहीं जा सकता है, फंडिंग ठीक ठाक रही होगी। बिल्कुल, चूंकि आप चुनाव क्षेत्र में लड़ रहे हैं जो लोग कहते हैं और जो उनका मूवमेंट था घूमने का, फिरने का, जो जहाँ जाते थे तो सारी व्यवस्थाएं रहती थी। अब जो भी लोग, अब नेता है तो लोग सहयोग भी करते हैं, करना भी चाहिए। मैं बिल्कुल तो लोगों को उनसे आशा है, हमारी शुभकामना की आशा पूरी होनी चाहिए। चलिए, नए चेहरों से आशा है। प्रतुल सहदेव साहब, काफी रिसर्च करते हैं आप। एनडीए की 21 सीटों पर मुस्लिम, मांझी, महतो और मैया को सहयोगी दल आजसू ने बता दिया है कि आप 21 सीटों पर क्यों समटे हैं, किस तरीके से आजसू इसको ले रही है। जयराम को भी 5वां फैक्टर मान रही है। क्या आप भी मानकर चल रहे हैं मांझी, महतो और मुस्लिम्स ने पूरी तरीके से एनडीए को नकार दिया इस चुनाव में और जयराम को पूरी तरीके से अपना लिया? देखिए, आपकी बात का जवाब देने से पहले मुझे लगता है सिर्फ 48 घंटे का समय बचा हुआ है और अब तक तो 2 दिनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यवाहक मुख्यमंत्री से वो तीसरी बार शपथ ले चुके होंगे। तो मुख्यमंत्री जी को, उनके कैबिनेट के जो भी सहयोगी बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं और हम उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री जी एक नई शुरुआत करेंगे, सकारात्मक मुद्दों को उठाए, जनहित के मुद्दों को उठाए। साहब, हमारा पूरा समर्थन रहेगा मुख्यमंत्री जी। आखिर झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का विकास अगर आप चाहने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, अगर आप 1 कदम चलेंगे तो 2 कदम आगे चलने को तैयार है आपके साथ। और हमारी कड़ी निगाह भी रहेगी क्योंकि झारखंड वैश्विक स्तर पर करप्शन के लिए पिछले सरकार में बदनाम हुआ था। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने काफी कुछ सबक सीखा होगा, कितना अपार जन समर्थन उनको मिला और ये अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट था किसी महागठबंधन, किसी गठबंधन को। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी से लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी 5 वर्षों तक वो जन आकांक्षाओं का ख्याल रखेंगे, अपनी 7 गारंटी के साथ जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें की हैं उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर अंतिम में उनको 2-3 महीने के लिए मैया योजना जैसी कोई योजना लाना पड़े वोटर्स को रिझाने के लिए। हम तो उनसे आग्रह करेंगे पूरे 60 महीने माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादे किए, नौकरियों का, तमाम चीजों का, उसको आप कायम कीजिए, उस पर आप अमल कीजिए। तो फिर अंतिम 3 महीने ऐसे आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमारी शुभकामनाएं सरकार को। और जो हमें मैंडेट मिला है वो एक सशक्त विपक्ष का मिला है, एक वॉचडॉग का मिला है, एक विपक्ष की भूमिका में जनता ने जो मैंडेट दिया हम उसका बखूबी निर्वहन करेंगे अपने सहयोगी दलों के साथियों के साथ। आजसू, लोजपा, जदयू सब हम लोग मिल बैठकर
तय किया करेंगे विधानसभा का एजेंडा और कोशिश करेंगे कि सरकार रोजगार की बातें करे, सरकार किसानों के कल्याण की बात करे, सरकार आम आदिवासी और मूलवासी के हितों की बात करे, जिनकी अनदेखी होती गई पिछले 5 वर्षों में। सरकार इनको सेंटर में लाकर काम करे, हम पर हमारा पूरा सहयोग रहेगा। रही बात जयराम महतो जी की, और आपने दिखाया कि आजसू को किस तरीके से नुकसान हुआ। देखिए, हमारा मानना है ना कि झारखंड में वो जातीय समीकरण बिहार की तरह नहीं चलता, या आप थोड़ा कह ले यूपी की तरह नहीं चलता। झारखंड में आदिवासी मूलवासी एक बड़ा समूह होता है, और आदिवासी मूलवासी, अभी मैं अफसरों की बात सुन रहा था कि अफसरों से कैसे ऐसे बिहेव किया जाता। देखिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बिहार के जमाने से यहाँ के आदिवासी मूलवासियों ने अफसरों का दमन चक्र सहा है। आप देखिए, अफसर को, वो सिस्टम को, जो पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, वो पुलिस का एक थानेदार सिपाही से लेकर डीसी, एसपी, कलेक्टर तक, वो बिहार सरकार के अधीन आता था। और कैसा दमन होता था ये बताने की जरूरत नहीं। आज गुआ जो गोलीकांड थी उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए हमेशा ये सिस्टम जो था ना, उसको वो शंका से देखते थे, और ये इतने आसानी से मिट नहीं सकता। ये उसी सिस्टम को आज भी चला आ रहा है। तो उनके हित की बात अगर कोई करेगा, अगर, मैं तो अभी भी मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर थानेदार किसी को गाली देता है, बिना बात का गाली देता है, साहब 21वीं शताब्दी में आप बिना बात का किसी को गाली कैसे दे सकते। और मैं देख रहा था, मैं जयराम को डिफेंड नहीं कर रहा, पर जो मैंने वीडियो में देखा उसमें यही था कि साहब आपने हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे गाली दिया। तो ये बात लेकर जयराम जी क्या, मुझे लगता है सभी दलों के राजनेताओं को मुख्य रूप से थानेदार क्या, किसी बीडीओ, सीओ, डीसी, सबसे बात करनी चाहिए। साहब, आप जो सजा देना है, आप जो भारतीय न्याय संहिता उसके तहत दे, मुकदमा दर्ज करें। लेकिन गाली गलौज बैठाकर, वो अब जमाना चला गया। ये अंग्रेजों का जमाना नहीं है, ना ही ये बिहार सरकार का जमाना है, ये झारखंड का आदिवासी मूलवासियों का जमाना है। और रही बात जयराम महतो जी की, तो देखिए, हम तो मानते हैं कि सुदेश महतो जी नैसर्गिक साथी, हमारे सबसे पुराने साथी में एक है। 2019 का चुनाव हम लोगों ने उनके साथ नहीं लड़ा, इस बार का चुनाव लड़ा। तो चुनाव में हार जीत के साथ हमारे ना तो दोस्त बदलते हैं, ना नजरिया बदलता है। ठीक है, आज उनकी वो थोड़े पिछड़ गए, तो हम भी तो पिछड़ गए। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ा था, लेकिन तो मेरा सवाल ही वो नहीं था सर। नहीं, मैं बस, मुझे सबने कहा इत्मीनान से, आज इत्मीनान से डिबेट करते हैं। आप मुझे आपका सवाल अच्छे से याद है, आप कैसे भूल सकते हैं? मैं आपकी बातों को कभी भूलता नहीं। बोले सर, बोले। तो मैं वही कह रहा था कि अब आपने मेरा लई तोड़ दिया। आप ये कह रहे थे कि बीजेपी भी पिछड़ गई। आजसू तो पिछड़ी, बीजेपी। और ये हम बड़े हृदय से स्वीकार करते हैं कि हमारा जो लक्ष्य था, हम बहुत पिछड़ गए। आजसू भी पिछड़ गई, लोजपा ने जरूर 100% स्ट्राइक रेट किया, लेकिन वो एक ही सीट पर लड़ी थी। जदयू भी एक सीट पर पिछड़ गई। तो ये गठबंधन की सामूहिक हार है, हार की समीक्षा होगी। और सिर्फ आजसू को कुर्मी और मांझी के वोटों से जोड़ देना, मुझे लगता है सिर्फ कुर्मी से एक किसी पार्टी विशेष को जोड़ देना, मुझे लगता है ये झारखंड की अस्मिता का अपमान है। क्योंकि अगर सिर्फ कुर्मी वोटों से अगर सुदेश महतो जी की नैया पार होती तो 5-6 विधायक भी उनके थे। बहुत सारे सीट ऐसे हैं जहां पे वो दूसरे जातीय समीकरण था, ट्राइबल से, जुगसलाई जैसे सीटों पर भी वो पहले जीत चुके हैं, मंत्री भी रहे थे उनके वहां से। तो ऐसे चंदन क्यारी पर भी उनकी जीत हुई है, जहां इन समुदायों का वर्चस्व है, लेकिन दूसरे समुदायों के बिना वोट के वो जीत नहीं सकते। तो मुझे लगता है जैसे हम लोग भी जात नहीं जमात की राजनीति करते हैं, सुदेश महतो जी भी उसी लक्ष्य से चलते हैं। और जयराम जी, देखिए, मैं कहता हूं कि सब लोग कोई उनको वोट कटवा कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं साहब, एक युवा है, वो राजनीतिक सिस्टम में आया है। वो राजनीतिक सिस्टम से बाहर रहता तो वो अनर्थ होता। वो राजनीतिक सिस्टम में आया, अपनी बातें कह रहा, अपनी बात कहने का उसको भी हक है, उसको जनता ने मैंडेट दिया। तो आप उसको वोट कटवा जैसे शब्दों कहकर इतने सीटों पर हरा दिया, मुझे लगता है ये गलत है। और ये कहना कि सिर्फ कुर्मी ने उनको वोट दिया, मुझे लगता है अगेन ये झारखंड की अस्मिता का अपमान होगा, क्योंकि उनको सब जगह समर्थन मिला है। तो इसकी तो हम समीक्षा करेंगे जरूर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, कैसे नहीं हो रहा। लेकिन ये कह देना कि एक चुनाव में आजसू को अपेक्षाकृत कम सीटें आई, काफी कम सीटें आई, हमें भी कम सीटें आई, तो ये पूरा खत्म हो गया, ये मुझे लगता है उचित नहीं है। और सुदेश महतो जी, मुझे लगता है उनके त्याग को भी याद रखना चाहिए। वो अगर जिस समय राज बनने के पहले 1999 का चुनाव हुआ था, तो वो विधानसभा में चुनकर गए थे। वो चाहते थे, इंडिपेंडेंट थे, उस समय जोर तोड़ से सरकार बनी थी लालू प्रसाद जी की, वो मुझे लगता है राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन उस समय वो मंत्री बनना उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था और अलग राज्य के लिए संघर्ष किया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग राज्य के लिए संघर्ष किया था, वनांचल आंदोलन के नाम से। और जिस समय एक और आपको बड़ा महत्वपूर्ण बात याद दिला दे, जिस समय वोटिंग हो रही थी, जो विधेयक था झारखंड अलग राज्य का विधेयक, उसमें कांग्रेस के विधायकों की मैं दाद देता हूं, जो झारखंड के विधायक थे उन्होंने उसके पक्ष में वोट दिया था, बिहार के कांग्रेस के विधायकों ने उसके खिलाफ वोट दिया था। लेकिन आरजेडी के 1 to all सारे विधायकों ने उस समय लालू प्रसाद जी के कहने पर इस विधेयक के
खिलाफ वोट दिया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के भी जितने विधायक थे, बिहार के हों या झारखंड इलाके के, सबने इसके समर्थन में वोट दिया था। तो एक लंबा सबका लिस्ट है आंदोलन का किस तरीके से। तो मुझे नहीं लगता किसी की राजनीति एक चुनाव से समाप्त हो जाती है। और इसी तरीके से आपको याद रखना होगा, रांची से भी एक हमारे केंद्रीय मंत्री थे, 10 वर्षों तक थे वो, काफी लंबे समय तक, जब 1991-92 का चुनाव हारे थे तो उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो लेकिन फिर उनकी वापसी हुई। तो मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। झारखंड में जात नहीं साहब, जमात की राजनीति चलती है। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है आजसू से ताल्लुक नहीं रखती इस मामले में, या कहें तो सहमत नहीं है। मुस्लिम मांझी, महतो, मैया और जेल के जो फैक्टर संजय रंजन साहब ने बताए, निश्चित तौर पर समीक्षा हुई होगी आजसू में, और ये निकल कर आया होगा कि इन 5 तबकों से जो सीटें हैं वहां पर वोटों में कमी आई है। और आज बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठक थी, कल भी बैठक है, लगातार बैठक चल रही है, 3-3, 4-4 बैठकें हैं। क्या कुछ निकल कर आता है कि आखिर धरातल से वो कार्यकर्ता कहां गए, क्यों गए, कैसे गायब हो गए, ये बड़ा सवाल खड़ा हो। रुक करते हैं अतिथियों का। कैलाश यादव साहब कुछ कहना चाह रहे थे। कैलाश यादव साहब अपनी बात भी कह दीजिए। एक बात और बता दीजिए, भाजपा ने बड़ा आरोप लगा दिया अभी आप पर, कह रहे हैं कि झारखंड आंदोलन के समय जब विधेयक पेश हुआ था तो आरजेडी के लोग, जो आरजेडी के विधायक थे झारखंड के, बिहार के, सारे अलग झारखंड के विरोध में खड़े हो गए थे, अलग झारखंड नहीं देना चाहते थे। लेकिन इस बार तो जनता ने 4-4 सीटें दी हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी झारखंड निर्माण के समय से ही ये आरोप लगाते रही। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। राष्ट्रीय जनता दल का पक्ष था कि वनांचल नहीं, झारखंड का नाम होना चाहिए, क्योंकि आदरणीय शिबू सोरेन गुरुजी ने झारखंड का प्रस्ताव रखा था और ये लोग वनांचल चाहते थे। तो राष्ट्रीय जनता दल वनांचल का विरोध किया। विधेयक का नाम झारखंड विधेयक था, वो चेंज हो चुका था। आप सुन लीजिए। आप नहीं, एक दूसरी बात, आप सुदेश जी का पक्ष रखा कि वो मंत्री उनको ऑफर आया था। ऑफर नहीं, मैंने कहा चाहते तो बन सकते थे उस समय, क्योंकि उस समय आप मेजोरिटी में नहीं आए थे। कैलाश जी याद कर लीजिए, आपको सब याद, कहाँ से याद नहीं होगा। माना बुजुर्ग व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा सा याददाश्त पर जोर दे। मेरे जो कहना है सुदेश महतो जी, उस समय माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, एक किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं है। कांग्रेस के हमारे जो झारखंड के जितने भी निर्वाचित विधायक थे, उस समय लालू जी ने सबको वहाँ मंत्री बनाया था और सारे लोग साथ में थे। हम लोग पास सरप्लस जो है कि संख्या भी थी, बहुमत था सरकार में। उस समय इंडिपेंडेंट में जोबा मांझी थी जो मंत्री थी वहाँ पर बिहार में, आपको मैं याद दिला देता हूँ। दूसरा, हम उस बहस में जाना नहीं चाहते हैं। इन्होंने बोला कि सरकार बदनाम हुई थी सुरक्षा में, इस सब में, भ्रष्टाचार के मुद्दों। हाँ, बहुत सी। तो सरकार बदनाम नहीं थी, बदनाम किया गया था आपके द्वारा। इसका जवाब जनता ने भी चुनाव में दे दिया। आपने किसानों का भी सवाल उठाया कि सरकार से अपेक्षा करते हैं कि किसानों की बुनियादी बात। अरे किसान के लिए तो सरकार ने काफी काम किया, और आपकी सरकार ने तो 50,000 ऋण माफ किया था। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने 2 लाख रुपए ऋण माफ करके किसानों को राहत दिया, सहयोग किया। इसलिए सरकार के एजेंडा में किसान, नौजवान, महिला, युवा सारे लोग हैं। और नियुक्ति भी काफी सरकार ने बांटा, बुला बुला के बांटा। सरकार के प्रतिनिधि और प्रशासन जाके गांव खेत खलियान में भी जाके काम किए थे। ये सब चीज़ आपने काफ़ी किया। लेकिन हम आपको सुझाव के तौर पर कहना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी को तो हम सुझाव नहीं दे सकते हैं, लेकिन चूंकि आप अच्छे मित्र हैं इसलिए हम आपको सुझाव देना चाहते हैं कि दिशाहीन राजनीति का ही परिणाम है। आपने यहाँ तुष्टीकरण का पूरा भरपूर कोशिश किया। आपके राष्ट्रीय नेता ने झारखंड को नेतृत्व लिया, प्रादेशिक नेताओं को दरकिनार किया, उसका भी ये नतीजा आपको स्वीकार करना चाहिए। आप कभी भी मुद्दा के विषय पर नहीं चले। जो राज्य की जनता का एजेंडा था, जो राज्य के लोग चाहते थे, उसके विषय में आपने कभी चर्चा नहीं किया। आप डेमोग्राफी, बांग्लादेशी घुसपैठ ले आए, जबरन एनआरसी, सीए, जिसको कोई झारखंड का लोग जानता भी नहीं कि एनआरसी सीए क्या होता है। आज भी चले जाइए गांव देहात में तो कोई जानता भी नहीं। वो लोग क्या मतलब है, वो लोग रोजी रोटी, कपड़ा मकान, रोजी रोटी के चक्कर में अपना लोग दिन भर दिनचर्या बिताते हैं, काम करते हैं, और उसमें आप जबरन जाके ठूस रहे कि तुम ये बोलो, ये करो। यहाँ के जो सामाजिक समीकरण था उसको आपने तोड़ने का काम किया, उसके खिलाफ जो है कि ध्रुवीकरण करने का काम किया। तो इसका परिणाम है आप लोग दोनों सहयोगी साथी को इसका जो कि खामियाजा भुगतना पड़ा। क्योंकि सुदेश जी तो बीजेपी के सहारे थे। सुदेश जी का जो अपना एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, उस पर तो काम नहीं कर सके। वो सोचे कि बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ गठबंधन में को जाना। कभी भी सुदेश जी ने इस विषय पर कभी काउंटर नहीं किया, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले, जबकि उनकी पार्टी थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी। तो वो अपने आइडियोलॉजी पर अगर कुछ बोले रहते तो जनता को एक मैसेज जाता। जैसे हमारे बड़े भाई संजय जी ने कहा, अब
अब जो 5 जो विषय बताया उसमें 4 विषय ऐसा बताया जो मांझी महतो ही सब मुस्लिम का नाम लेकर बोले। तो अब ये सब चीज तो राजनीति में तो समीकरण होता है, हर आदमी का। तो मेरे कहने का मतलब अब उसे आपको हटना पड़ेगा और सभी पार्टी के लिए विश्लेषण का, हम भी 2 सीट जीते जीते हार गए, कोडरमा और चतरा। हमको भी काफी अफसोस है कि हमारे एजेंडा में वो दोनों सीट था और अंतिम जो है कि आपको राउंड में हम लोग हारे हैं। तो हम लोग को भी अफसोस है कि कहीं चूक हुआ है, लेकिन आप मुद्दा विहीन राजनीति की है, इसको स्वीकार कीजिए। और जो एजेंडा, जो मुद्दा, जो आप मैनिफेस्टो जारी किए थे वो राज्य की जनता को मंजूर नहीं था, जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा। भ्रष्टाचार पर जनादेश का वार। प्रतु साहब 20 सेकंड। हाँ 20 सेकंड में ही बोलिए। इन्होंने कहा कि 2000 में जो इलेक्शंस हुए थे बिहार विधानसभा का, जिसके बाद झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ, कि हमें क्लियर कट मैंडेट आया था। आप देख ले 324 सीटें थी उस समय, बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था झारखंड से, और उस समय जो राष्ट्रीय जनता दल था सिर्फ उसको 124 सीटें आई थी, और जो हाफवे मार्क था वो 163 था, और इनके जो सहयोगी कांग्रेस थी वो उसके 23 सीटें आई थी। आप सारे कम्युनिस्ट पार्टियों को, सारे गुटों को जोड़ दे तो 7 सीटें आई थी। 134 अभी भी बहुत पीछे थे, 134 के आसपास थे, जबकि इनको 160 के आसपास का मैंडेट चाहिए था। फिर इन्होंने कैसे समर्थन लिया, समता पार्टी का बाहर से जितने निर्दलीय थे सबका समर्थन लिया। वो मैं बता रहा हूं कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट था 2000 में, जिस समय अलग राज्य बना था, और उस समय देखिए ऑल द 124 MLAs ऑफ आरजेडी वोटेड अगेंस्ट द झारखंड सेपरेट स्टेट बिल इन विधानसभा। 124 राजद के विधायक थे, यह ऐतिहासिक दस्तावेज है। सबों ने अलग राज्य का विरोध किया था, और उस समय फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था। कैलाश जी को मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, जो इन्होंने कहा था, नहीं इन्होंने कहा ना, एक बात कहा ना, एक नैरेटिव ये क्रिएट करने की कोशिश की। अब मैंने तो आपको फैक्ट बता दिया, 124 सीटें आपने कहा, 23 नहीं, आप फायदा मिला कैलाश साहब इसका, आप लोगों की तो सीटें अभिषेक इनके समय तो कोई नहीं बोला, मेरे समय क्यों? आप 20 सेकंड पार कर गए। नहीं आप, अच्छा अगर ऐसा आप गाड़ी देख, बोले आप जल्दी बात पूरी करें। मैं वही कह रहा हूँ कि 2000 में तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था, ये जो बार बार सुदेश जी को कह रहे हैं, हालांकि सुदेश जी के प्रवक्ता उनको बेटर डिफेंड करेंगे, तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, किसी के क्लियर नहीं था। हमारे सहयोगी दल है साहब, ये हमारा आज भी राजधर्म है। हम आपकी तरह नहीं है कि अपने सहयोगी दलों के नेताओं को, गुरु जी को जेल भेज दें, तो वो सब हम लोगों में नहीं है। जो एक बार साथ निभाया तो अरे, और दूसरा चीज ना, हमारे यहाँ चुनाव के हिसाब से एजेंडा नहीं बदलता, चुनाव दर चुनाव जो हमारा एजेंडा है ना, अगर चुनाव नहीं सफलता फिर से इनको सिर पकड़ लिया, फिर हम आ जाएंगे। आइए ना, आइए जिस पे आना, आइए ना भाई। आप 5 केसेस में कुछ और सवाल है। घुसपैठ हमारे लिए, घुसपैठ हमारे लिए है और रहेगा। चलिए आप दोनों, राष्ट्रीय मुद्दा है, आप दोनों ये कभी नहीं बदलेगा। चुनाव में सफलता से असफलता से उसे कोई लेना देना नहीं साहब, घुसपैठ राष्ट्रीय प्रॉब्लम है। बाबूलाल महाराज जी ने कहा कि उससे समझौता हमको कहीं ना कहीं जो है, ये कब कहा? ये कैलाश जी के अखबार में कहा क्या? नहीं जबरदस्ती की कहा, जबरदस्ती की क्या वीडियो प्ले करके दिखाया, जबरदस्ती का बात कहा। लालू प्रसाद ने कहा कि बहुत गलती हो गई मुझसे झारखंड मुक्ति करके। अभी कैसे लग रहा है आपको? संजय आपके पास एक बार सुनील सिंह साहब के पास जाता हूँ। जयराम महतो की बात हो रही है, सुनील सिंह साहब खेती आपकी फेल हो गई। सुनील सिंह साहब, जयराम महतो की बात हो रही है, तो एक नाम और बात होगी, अनूप सिंह, कुमार जयमंगल। ये भी एक बड़ा नाम बनकर एक बार फिर से उभरे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आंधी चल रही थी जयराम महतो के खुद की पार्टी की, तो नहीं बोलूंगा अभी क्योंकि बहुत ज्यादा सीटें कहीं से हासिल नहीं हो पाई, उनको सहयोगियों ने उनके जरूर वोट लाए हैं लेकिन सीट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन जयराम डुमरी में भी तेज भागे और जयराम बेरमो में भी बीजेपी के रविंदर पांडे को पछाड़कर आगे निकल गए। बड़े नेता है रविंदर पांडे, लेकिन अनूप सिंह एक ऐसा व्यक्तित्व बनकर निकले जिन्होंने जयराम को भी थाम लिया, रोक लिया जयराम को भी। दोनों के तेवर आक्रामक है, दोनों अग्रेसिव राजनीति करते हैं। बावजूद इसके बेरमो की जनता ने एक बार फिर से अनूप सिंह पर विश्वास किया। बेरमो की जनता ने जयराम पर क्यों विश्वास नहीं किया? देखिए अभिषेक जी, जनता के और लोकतंत्र में ना, नेता कभी बड़ा नहीं होता, जनता से बड़ा कोई होता नहीं है। जनता सबसे बड़ा चीज होता है, जनता जनादेश देता है। अनूप सिंह जी, आपको पता है कि मजदूरों का राष्ट्रीय नेता आदरणीय जो हम लोगों के बीच नहीं, राजेंद्र बाबू के बड़े लड़के हैं, जयमंगल सिंह उर्फ अनूप उनका नाम है। और अनूप सिंह एग्रेसिव राजनीति के साथ साथ वो हमेशा बेरमो के जनता के हर घर में वो है, बिना किसी जात पात नहीं, किसी धर्म नहीं,
उनके विकास के लिए, उनके सुख दुख का, उनका जनसेवक के रूप में, बेरमो के प्रहरी के रूप में वो सदैव अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए लगातार उस क्षेत्र में काम करते रहे और काम करते हैं, जिसका आप देखेंगे कि नतीजा हमको लगता है कि अच्छे वोट से उनकी वहां पर जीत हुई है। अनूप सिंह की जीत हुई है और अनूप सिंह जी भी एक कांग्रेस पार्टी के आपका INDIA का एक बड़ा चेहरा है, इस राज्य के एक बड़े चेहरे हैं, भविष्य के एक बड़ा चेहरा है, देश का बड़े चेहरा है, प्रदेश का बड़े चेहरा अनूप सिंह जी। बिल्कुल, सांसद चुनाव में भी टिकट उनकी पत्नी को मिला धनबाद में और अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने। बिल्कुल, पहली बार में ही प्रदर्शन उनका सराहनीय रहा। तो उसी बात पर कि आप बता रहे हैं कि जयराम महतो जी और उनमें जो बात आप बोल रहे हैं, तो सच्चाई है कि हम लोग स्वागत करते हैं, हमारे सभी लोगों ने स्वागत किया है कि भाई युवाओं को आना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेताओं आजसू को हैं, RJD के नेता, सभी लोगों ने स्वागत किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में सभी को मौका मिलता है और जयराम महतो जी को जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो प्लेटफॉर्म सदन के माध्यम से मिला है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से वहां पर जो उन्होंने शपथ लिया है, शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद जो वहां पर एक टेक्निकल समस्या आती है, उन सबों को ध्यान में रखते हुए और साफ ये कहे सुनील साहब कि जो आक्रामक तेवर हैं जयराम जी के, जी, क्या वो सदन के अंदर और सदन के बाहर विधायक बनकर कई तरीके के लोक कल्याण के कार्यों को, योजनाओं को अपने क्षेत्र में ले जाना है, कई सचिवों के चक्कर काटने पड़ेंगे, प्रश्नावली में अपने सवाल खड़े करने होंगे, विधानसभा में सवाल देने होंगे, क्या ये आक्रामक तेवर के साथ जयराम महतो जी के लिए सुटेबल हो पाएगा या उनको अपना रुख बदलना पड़ेगा? देखिए, तेवर आक्रामक होना और काम करना दोनों में बहुत फर्क है। आप किसी मुद्दे को लेकर, जैसे अभी बात चल रहा था कि थाने में अपने कार्यकर्ता को लेकर गए, थाना प्रभारी के साथ उन्होंने जो भी डिस्कशन किया वो तो मेरे को जानकारी नहीं है और हम लोग भी छात्र जीवन से आए हैं, आक्रामक राजनीति करना हम लोग भी जानते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह भी देखना होगा कि हमारे दल में भी और किसी भी दल के लोग, क्या हमें अधिकार है कि हम किसी पदाधिकारी को गाली दे दें? ये हमें अधिकार है किसी को हम मार दें? क्या हमारा अधिकार है कि हम समाज में बदमाश पैदा कर दें? क्या हमारा अधिकार है कि हम समाज में सांप्रदायिकता दंगा फैला दें? या मेरा भी अधिकार नहीं है? हमारे कार्यकर्ता, किसी भी दल के कार्यकर्ता का अधिकार नहीं है। तो आपके देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आक्रामक अलग विषय है, लेकिन हमारा समाज शांत रहे, शांति के बाद ही विकास है, शांति के बाद ही समृद्धि है, शांति के बाद ही भाईचारा बना रहेगा। आप अगर लोकतंत्र में, सदन में इस तरह के नहीं चलेगा, की बात नहीं चलेगी। अगर आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, RJD, JMM अगर है तो इनका एक मुद्दा होता है, राष्ट्रवाद मुद्दा होता है, इनका विकास मुद्दा होता है। आप विकास मुद्दा है, किसान मुद्दा है, नौजवान मुद्दा है, देश की एकता अखंडता मुद्दा है। इन मुद्दों पर हम सब आपस में संघर्ष करते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को दर्पण दिखलाते हैं, एक दूसरे को काम करने पर मजबूर करते हैं हम। तो इस मायने में आपको चलना होगा और उस पर काम करना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी किसी भी पदाधिकारी को लोकतंत्र में क्या भाई, लोकतंत्र की व्यवस्था को जब हमारा कहा गया है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया जो स्तंभ है, इन स्तंभ को सम्मान करके ही हम लोकतंत्र को बचा सकते हैं। लेकिन यह भी बात है कि जो सम्मानित चार जो तंत्र है, उन तंत्र को भी देश की जनता को, देश के नेताओं को, देश के सभी देशवासियों को भी सम्मान देना होगा। हम प्रतुल जी का समर्थन करते हैं कि अब अंग्रेजों का जमाना नहीं रहा, जुबान पर नियंत्रण रख के संवैधानिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। जुबान पर नियंत्रण रख के संवैधानिक रूप से काम करने की आवश्यकता है। मुद्दों की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को तो जयराम महतो ने भी उठाया, उन्होंने इसे CO BDO के स्तर तक रखा। लोकल लोगों के मन में ये बात उन्होंने बताई कि आपको ठगा जाता है, रसीद कटाने जाते हैं तब पैसा मांगता है। युवाओं के मुद्दे को उन्होंने लिया कि परीक्षा में धांधली होती है। हर वो मुद्दा जो बीजेपी का था, उस मुद्दे को छोटे रूप में जयराम महतो ने लिया और उस मुद्दे को लेने के बाद जितनी तेजी से उनकी बातें, मतलब ये NDA भी जानता है, INDIA भी जानता है कि एक गाड़ी की छत को मंच बना देना और 10,000 की भीड़ लगा देना कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत में बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है कि हमें पुराने चेहरों से उम्मीदें खत्म हो रही हैं, हमें अब नया चेहरा, नया रूप चाहिए। एक बार आंसू का रुख करता हूं संजय रंजन साहब जी, पिछली बार आपसे बातें हुई, आपने कहा कि हम नई ऊर्जा, नई जिजीविसा के साथ इस बार फिर से तैयारी करेंगे। 5 सालों के लिए स्थिर सरकार हम मानकर चल सकते हैं। हालांकि झारखंड है, झारखंड में कभी भी कुछ भी देखने को मिलता रहता है, हमें 24 सालों में बहुत कुछ मिला है झारखंड को,
आगामी 5 साल ईश्वर करे कि स्थिर सरकार रहे और एक बेहतरीन सरकार रहे, क्योंकि फुल मैंडेट है, पूर्ण बहुमत है। लेकिन 2019 और 2024 के बीच के 5 सालों में एनडीए को आप एकजुट रहे। उस चुनाव को हारने के बाद बीजेपी और आजसू एकजुट हो गई। 6 उपचुनाव आप लोगों ने देखे, एक उपचुनाव सिर्फ आप लोगों को जीत हासिल हुई, आजसू को ही जीत हासिल हुई रामगढ़ में। इसके अलावा आपने लोकसभा चुनाव आप लोगों ने देखा, इंडियन लोकसभा चुनाव देखा, 5 रिजर्व सीटें आप लोग हारे। क्यों मेहनत नहीं हुई कि विधानसभा चुनाव में 2024 में एक बार फिर से 27 सीटें आपके खाते से निकल गई। जो 2 सीट पर थे, 1 सीट अब आपके पास बची, वो भी आपकी सीट नहीं कहलाएगी, वो चंपाई सोरेन साहब की सीट कहलाएगी, क्योंकि चंपाई सोरेन 6 बार से विधायक हो गए वहां पर। जेएमएम भी इस बात को जानता था कि यह सीट जेएमएम का गढ़ नहीं, चंपाई सोरेन का गढ़ रहा है, और चंपाई सोरेन ने इस बात को साबित कर दिया। कहां चूक दिखाई दे रही है? जो आपने कहा मांझी, मैं तो मुस्लिम, जो भी आपने कहा, उसमें आदिवासी रिजर्व के आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आदिवासी रिजर्व सीटों पर सबसे ज्यादा नकारी गई एनडीए। मांझी से मेरा जो अर्थ था वही था। जनजातीय सीटों पर हमने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया। कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप था, संप्रेषण की कहीं न कहीं क्षीणता थी, जिसकी वजह से शायद हम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए जिसकी ज़रूरत थी। पहली बात, पूरे भारत के राजनीतिक परिदृश्य को अगर आप देखें, इसी समय चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, वहाँ पे विपक्ष का एक तरह से सफाया हो गया। आप बगल में बिहार है, यहाँ पर चारों की चारों सीटें एनडीए ने जीत ली, यूपी में जीत ली, 9 में से 7 जीत ली, और जितने बाई इलेक्शंस हुए हैं जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ पर एनडीए ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। नैरेटिव के स्तर पे कई बार भूल होती है, कई बार चूक होती है समझने में और समझाने में। तो जब आप अपना नैरेटिव जनता के बीच में लेके जाते हैं और उस नैरेटिव को जनता जिस तरह से ग्रहण करने की इच्छुक होती है, आप शायद उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो तफरका है वो समझ के स्तर पे आपको कहीं न कहीं कोई आप कहें धक्का पहुंचाती है। मैं ये कह रहा था कि आप देखें तो सरकार की आधी कैबिनेट लगभग हार गई इस चुनाव में। तो इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हार गई, सरकार की पुनर्वापसी हुई, सरकार फिर से पुनर्जीवित हुई और सरकार अगले 5 वर्षों के लिए है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन सरकार की आधी कैबिनेट का हारना भी एक बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि कई ऐसी घटनाएं घटी हैं सरकार के भीतर भी और जनता के भीतर भी, जिसको लेकर जनता में भारी नाराजगी थी, भारी असंतोष था। आप इसकी व्याख्या आप चाहे जैसे कर लें, क्योंकि अब आपके पास संतोष और प्रफुल्लित होने का बड़ा अवसर है। आप संतुष्ट हैं, प्रफुल्लित हैं, मुदित मन से आप कहते हैं कि हमने 56 सीटें जीत ली। ठीक है, आपने जीत ली। कई बड़े नेता हार गए। ये जो बड़े नेताओं का हारना है ये भी समझ से परे है, मगर ये सच है और इसको स्वीकारना पड़ेगा और इसकी समीक्षा भी करनी पड़ेगी। आपने बिल्कुल यही समीक्षा तो मैं मेरा सवाल है बिल्कुल यही समीक्षा एनडीए ने क्यों नहीं की कि 6 उपचुनाव में आपको एक उपचुनाव में मिली जीत। लोकसभा चुनाव 5 महीने पहले हुए, बावजूद इसके ये 5 महीने अगर समीक्षा तरीके से हुई होती, अगर सड़क से लेकर सदन स्तर पर काम हुआ होता, तो फिर 27 सीटें रिजर्व सीटें, उसके बाद गैर आदिवासी सीटें भी कमोबेश उतनी ही। जी आखिर ये तो नकारना हुआ। पॉलिटिकल सेंस ऑफ रिजेक्शन जो होता है, संकेत आपको मिलता रहा 5 साल तक। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल पूरी तटस्थता और स्पष्टता के साथ इसको स्वीकार करूंगा कि हमसे चूक हुई। जो सेंस ऑफ पॉलिटिकल रिजेक्शन था उसको शायद हम लोगों ने समय रहते नहीं पढ़ा। ये कारण है। और मुझे लगता है कि अपनी कमजोरियों को तुरंत स्वीकार लेने की जो शक्ति है वो होनी ही चाहिए और इतना साहस भी होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल रीडिंग में कहीं कोई चूक रह गई। जो विषय थे, जो मुद्दे थे, लगभग वही विषय वही मुद्दे सत्ता पक्ष के भी थे। इंडी गठबंधन और हमारे गठबंधन में फर्क इतना ही था कि हम एक अलग दल थे और ये एक अलग दल थे, मगर विषयों को देखेंगे, सरोकारों को देखेंगे तो लगभग एक ही मुद्दे हैं। नहीं सर, बिल्कुल डिफरेंट मुद्दे नहीं, कुछ विषयों उनका मुद्दा ही मैया समान, अगवा आवाज, विकास की गाथाएं थी। आपका मुद्दा भ्रष्टाचार, घुसपैठ पर प्रहार था। अब आप समझें कि झारखंड के राजनीति में या झारखंड की डेमोग्राफी में कह ले, झारखंड की भौगोलिक स्थिति में भ्रष्टाचार और घुसपैठ को पूरी तरीके से
आप लोग स्थापित नहीं कर पाए कि झारखंड की धरती पे ये कैसे स्थापित इसमें हुआ? कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार एक विषय था और आज भी है, और इस पे हम अडिग हैं। अगर किसी व्यक्ति तो देश में कोई इनकार नहीं कर सकता। हम जो कहना चाह रहे हैं वो कहले, ये कहले, है बोले, कि भ्रष्टाचार से अधिक यहाँ की जो जनता है उसको लगा कि जो भूख की बेचैनी है वो बड़ी है, इसीलिए जो मैया योजना आई और उनको तत्काल 1000 रुपये की राशि मिलनी शुरू हुई हमारी बहनों को, तो उनको लगा ये एक तत्काल राहत है और ये शायद राहत लगातार जारी रहेगी। उसके बाद जितने भी दावे किए गए, हमारी पार्टी ने भी दावा किया, हमारे संगठन ने भी दावा किया, हम लोगों ने भी कहा कि हम गोगो दीदी योजना लाएंगे, गोगो दीदी योजना के तहत हम ये राशि इस तरह से ये करेंगे। मगर जो आ गया वो जो वर्तमान है और जो भविष्य का जो दावा, भविष्य का दावा है, इसमें जो जनता समझ गई है कि दावों पर विश्वास नहीं करना है, जो आ रहा है सच वही है। तो ये एक सच है, इसको स्वीकारने में कोई हर्ज नहीं है। ये सत्ता पक्ष का अपना एक रणनीतिक कहें स्ट्रेटेजिक प्लान था और उसमें उनको कामयाबी मिली। चलिए, शायद इसी तरह से हम जब सत्ता में होते तो शायद हम पहले दिन से इसको लागू करते। इस पर सवाल भी लेना है मुझे अभी, मगर मैं जाऊंगा आरजेडी के पास, इस पर भी सवाल लूंगा। तो 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं, देकर ही जाता हूं। पहले प्रतुल साहब पास जाऊंगा कि अभी उन्होंने कहा कि हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। संख्या घटकर आपकी 21 हो गई है, लेकिन आप मजबूत विपक्ष का दावा कर रहे हैं। 5 सालों में जो घोषणा पत्र में दावे करके सरकार पूरी नहीं कर सकी, आप सरकार को नहीं घेर सके, बीजेपी घेर नहीं पाई, यही कारण है कि जनादेश बदल नहीं पाया। और आरजेडी के पास जाऊंगा, यह समझूंगा कि अगला चुनाव बिहार में होने वाला है और बिहार में सरकार जदयू और भाजपा की है। क्या इसी तरीके की मैया योजना या लाडली बहना योजना अब बिहार में शुरू हो जाएगा? कुनबा कैसे बचाइएगा साहब, समय कम है। सवाल मैंने पहले ही पूछ रखा था। प्रतुल सहदेव के पास चलते। प्रतुल सहदेव साहब, आपने कहा कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, जो गारंटियां इन्होंने दी है, घोषणाओं पर खरे नहीं उतरेंगे तो आप सरकार को घेरेंगे। 21 सीटों पर, 24 सीटों पर अभी आप महज हैं। जो इसके पहले की सरकार में आपकी सीटें थी इससे कहीं ज्यादा थी, आप मजबूती से आप लोग विपक्ष में मौजूद थे। लेकिन सरकार की कई घोषणाएं रोजगार के मुद्दे पर, चूल्हा खर्च के मुद्दे पर, चूल्हा खर्च का मुद्दा भी चुनावी साल में आप लोगों ने उठाया, रोजगार के मुद्दे पर भी चुनावी साल में बीजेपी ने अपना रुख अख्तियार किया। जब मजबूत स्थिति में विपक्ष में थे तब तो आप सरकार को घेर नहीं पाए उनकी घोषणाओं पर। इस बार कैसे घेर कर पूरा कर पाएंगे सर? देखिए, सिर्फ संख्या से किसी विपक्ष कोई सत्ताधारी दल को नहीं घेरता। हम तो 2 भी थे, 2 सीटों पर थे लोकसभा में 1984 में। हमने ना तो अपना एजेंडा बदला ना अपने सुर बदले। 370, 35 से ट्रिपल तलाक उस समय भी हमारे एजेंडा में था। जब हम 303 पहुंचे, 240, 41 पहुंचे, उस समय भी हमारा एजेंडा जो था वो नहीं बदला। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम भी हमारे एजेंडा में था। तो ये तमाम चीजें आप याद रखें। और अभिषेक, अभी तो 21 आए, हम तो 18 सीटों पर भी यहाँ पहले 2005 में आपको 18 सीटों पे थे। उस समय आधे समय हमने सरकार में बिताया था और आधे समय विपक्ष में। तो उस समय भी हम लोगों ने एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई थी। तो ये बिल्कुल नहीं, इसमें नंबर से नहीं होता साहब, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं। और अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में फिर से कह रहा हूं, उनके नेतृत्व वाली सरकार अच्छा काम करेगी तो हमारा रचनात्मक सहयोग रहेगा। लेकिन साहब, उस तरीके से आदिवासी मूलवासियों को जितना पिछले 5 वर्षों में लूटा गया, हालांकि जनता ने फिर से आपको मैंडेट दे दिया, तो इस बार तो ये आरोपी निराधार हो गया ना सर। अब नहीं, अब तो आदिवासियों मूलवासियों ने सर माथे बिठाया। क्या होता है ना, गठबंधन को कोर्ट ऑफ लॉ और पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों 2 पैरेलल चीज होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि 3 पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी के, और चौथा पिलर माना जाता है प्रेस को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो आप अगर सिर्फ चुनावी सफलता अर्जित कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं। मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि जो इंदिरा गांधी जी थी, 1975 में उनको भ्रष्ट आचरण का दोषी माना था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि चुनाव को भ्रष्ट आचरण करके उन्होंने जीता। वो देश की पहली प्रधानमंत्री थी जो भ्रष्ट आचरण के मामले में कन्विक्ट हुई थी, उनकी सदस्यता चली गई थी। उसके बाद देश में इमरजेंसी लगाकर सारे कोर्ट्स के पावर्स को सीज कर दिया गया। लेकिन उस समय भी उन्होंने काफी देर शासन किया। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आपने भ्रष्टाचार किया तो हम लगातार इसको एक्सपोज करेंगे। और अभिषेक, एक बात मैं और मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि आप राजधर्म निभाइए। मुख्यमंत्री जी, अभी जैसे समाचार आ रहे हैं शुरुआती दौर में ही बहुत विचलित करने वाले आ रहे हैं। अब देखिए, साहिबगंज बरहेट के इलाके में इमाम मिर्जा है, आज उनके घर में बाबूलाल जी भी गए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का साथ दिया। उनके घर पर लगातार तोड़फोड़ हुई। उनकी सजा बस इतनी ही थी कि उनकी गलती इतनी ही थी कि उन्होंने भाजपा के लिए प्रचार किया था। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ हुआ, इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया।
अब आप देखिए समीर मोहंती साहब के कुछ रिश्तेदारों पर आरोप लगा कि वो भाजपा कार्यकर्ताओं को पीट रहे, इस पर एफआईआर भी हो गया। चाकुलिया में आरोप लगा वहां पे जेएमएम के कार्यकर्ताओं पे कि वो लगातार भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहे हैं। तो साहब बड़ा हृदय दिखाइए। और दूसरी बात जो सबसे शर्मनाक मुझे लगता है चुनाव के जीतने के बाद का दृश्य था, जब सीता सोरेन जी जो आंदोलनकारी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पत्नी है, जब वो उनकी तीनों बेटियां जा रही थी तो उसके बाद जो कांग्रेस का झंडा लिए लोग उनको हुट कर रहे थे, अपशब्द कर रहे थे और जिस तरीके से उनको चीयर कर रहे थे। 3 बेटियां जा रही थी साहब, झारखंडी बेटियां हैं, यही शिबू सोरेन जी की वो पोतियां हैं साहब, पहले परिवार जो झारखंड का है उसी की वो सदस्य हैं। उनको जिस तरीके से हुटिंग किया गया, ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें थी। तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि राजधर्म निभाइए, गलती कोई भी करे, किसी भी दल का हो, तो ऐसा नहीं उत्साह जिस समय आप चुनाव जीतते हैं साहब और बहुत प्रचंड मैंडेट से जीतते हैं, तो ये तो समय होता है कि आप थोड़े हम्बल हो जाए, थोड़े और आप विनम्र हो जाएं। लेकिन इस समय अगर आपके कार्यकर्ता इस तरीके से हुज्जत करेंगे और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करेंगे तो ये एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं जो आपको मैंडेट मिला वो उसकी खुशी ना थोड़ी कम होती जा रही है। हम भी रचनात्मक विपक्ष के रूप में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन इसको बंगाल नहीं बनने दीजिए। और बंगाल अगर वो बनाना भी चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल बनने नहीं देगी। लेकिन जो तस्वीरें शुरुआत की आई वो विचलित करने वाली, और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी राजधर्म का निर्वाह करेंगे। जी देखिए, लोकतंत्र का आधार ही विरोध होता है। असमर्थता, असहमति लोकतंत्र का आधार होता है। नहीं तो कोई भी सत्ता में जो रहेंगे तो लगातार सत्ता में वही रहेंगे अगर विपक्ष नहीं होगा तो। चाहे वो सीता सोरेन हो, चाहे वो समीर मोहंती हो, चाहे वो अंबा प्रसाद भी हो। अंबा प्रसाद ने भी अपनी गाड़ी की पोस्ट की थी कि उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ किया गया था। असहमति का मतलब नहीं होता, मीडिया भी असहमत होती है। सत्ता से सवाल पूछना मीडिया का अधिकार होता है, कर्तव्य होता है, और यही धर्म है मीडिया का। लेकिन तब तक जब तक जनादेश नहीं आ जाए। जब जनादेश आ जाता है तो जनता अपना प्यार बता देती है। नए मुद्दों, नए घोषणाओं के साथ एक सरकार शासन में आती है। अब मीडिया दोबारा तब मुखर हो सकती है जब वादे टूटने की स्थिति में होते हैं, जब विधानसभा के भीतर और बाहर प्रदर्शन शुरू होते हैं, घेराव शुरू होते हैं, तब मीडिया का अपना काम शुरू होता है, सवाल पूछना शुरू होता है कि आखिर घोषणाएं जो आपने की थी उनको पूरा करने में देरी क्यों हो रही है। सत्ता से सवाल पूछना ही मीडिया का धर्म है। विपक्ष से सवाल पूछकर साहब जनता को क्या मिल पाएगा? सवाल तो हमेशा सत्ता से पूछे जाने चाहिए और सत्ता को विनम्र और बड़े हृदय से इसको स्वीकार करना होगा, क्योंकि मीडिया भी और विपक्ष भी आप ही के पार्ट है, आप ही के राज्य की जनता है, आप ही के। हो सकता है सहमत हो सकता है असहमत हो, लेकिन हमारी असहमति भी आपको कई लोगों की सहमति प्रदान करने वाली होती है। एक बार आरजेडी से हमारे साथ कैलाश यादव साहब है। कैलाश साहब, अब अगला चुनाव बिहार दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति का बड़ा नाम अगर बोले लालू प्रसाद यादव साहब है, तेजस्वी साहब, उसके बाद नीतीश कुमार साहब का नाम आता है। ये जो चुनाव झारखंड में हुआ, आरजेडी 4 सीटों पर फैल कर गई है। 4 सीटों पर बढ़त, माले को 2 सीटों पर अच्छा मैंडेट जो कहते हैं मिला आपको। एक बड़ा कारण मैया सम्मान योजना रहा। आप भी इस बात को मानते हैं, हर दल मानता है इस बात को। लेकिन अभी सरकार बिहार में सर बीजेपी और जदयू की है। अगर वहां पर यह मैया सम्मान योजना शुरू हो गई किसी और नाम से, मां बहन नाम से, माताजी बहन जी नाम से, या किसी और नाम से शुरू किया गया, तो उसके बाद वहां कुनबा कैसे बचाएंगे, बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित करेंगे? क्योंकि महाराष्ट्र में भी जीत के पीछे बीजेपी का कारण यही निकल कर आ रहा है कि जो खातों में पैसे जा रहे हैं। झारखंड में भी जीत के पीछे कारण यही निकल कर आ रहा है। अब बिहार इसके बाद नंबर में है, बड़ा राज्य है सर। बीजेपी इतना बड़ा दाव छोड़ने वाली नहीं नजर आ रही है मुझे। देखिए, कुछ शब्द साथियों का सवाल का जवाब भी देना होगा, दे दीजिए सर। क्योंकि हमारे मित्र प्रतुल जी ने कहा भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, स्वाभाविक रूप से है। देश की आजादी के बाद से लेकर अभी तक भ्रष्टाचार पर ही राजनीति होते रही। और संख्या की उन्होंने बात कहा, और संख्या में एक संस्कार शब्द आता है जो ये बोलना भूल गए। आप इतना उदारवादी व्यवहार के व्यक्ति हैं प्रतुल जी, अगर आपकी बात आपके शीर्ष नेता सुनते हैं और ऐसा व्यवहार उत्पन्न करते हैं, देश में आज गजब उनका जो है कि प्रशंसा होती। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में 2 बार नहीं रह सकती, संख्या कम थी, और आप राजधर्म की बात कर रहे थे। और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री और जो हमारे देश के स्पीकर थे उस समय सुमित्रा महाजन जी, और अभी जो बिरला साहब है तीसरे टर्म में, इन्होंने कांग्रेस की विपक्ष में संख्या बल कुछ कम थी, जिसके चलते विरोधी दल का नेता का उपाधि नहीं दिया गया। ये अगर आप दिए रहते तो आपका बोलना कथनी में काफी जो है कि हम लोग प्रशंसा करते हैं। दूसरी बात है कि आपने कहा भ्रष्टाचार। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री जिस मंच पर आकर भाषण दे रहे हैं
वहां पर देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री उस मंच में प्रधानमंत्री के बगल में खड़े थे, क्या संदेश देना चाह रहे थे? तो राज्य की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आपके कई उम्मीदवार जो थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन पर केस चल रही है, जेल भी गए हुए हैं, तो वैसे ऐसे लोग आप उम्मीदवार भी बनाए। तो एक तीर से 4 निशाना नहीं हो सकता है। जो गलत है उसको आप गलत कह नहीं सकते हैं। आप सीट जीतने के लिए वैसे वैसे लोगों को ले आए जो कि आप जनता को उसको सफाई नहीं दे सके, उसका सफाया नहीं कर सका। अब हम नाम बोलना उचित नहीं चाह रहे क्योंकि सब लोग जो है कि पराजित हो चुके हैं, तो इसलिए जो है ये सब चीज चर्चा खास करके भ्रष्टाचार पर आप तो मत उठाइए। दूसरा चीज की संस्कार और संख्या की बात, इसलिए मैं आपको याददाश्त दिला दिए कि अगर संख्या बल कांग्रेस का कम था, 2-4 सीट कम था, तो आपने विपक्ष का नेता का, जबकि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने बीजेपी का कभी भी विपक्ष में बहुमत नहीं रहा, लेकिन हमेशा जो कि विरोधी दल का नेता का सम्मान दिया और हमेशा जो कि सदन में कैबिनेट में उनको जो कि सर्वसम्मति से हर चीज पर राय मशवरा लेता है। तो एक राजनीतिक शिष्टाचार है, एक लोकतांत्रिक व्यवहार है, इसका आचरण और पालन हमेशा जो कि देश में होता रहा है। लेकिन अभी कुछ सालों से जो देश की राजनीति में नई परिवर्तन है उसमें नहीं है। अब रहा सवाल आपका बिहार पर सवाल उठाते हैं, आप अच्छा सवाल उठाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड जिसका आप नाम लिए, भारतीय जनता पार्टी को गुमान में नहीं रहना चाहिए। भले सरकार जेडीयू और बीजेपी की है, वहां जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, बीजेपी जेडीयू की सरकार नहीं याद रखेगा। दूसरा जो है, ये कैसे मान लिया जाए कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जिस बैसाखी के बल पर ही वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो इनका को पार्टनर है, कैसा भरोसा दिला सकते हैं जनता को कि हम लोग साथ में चुनाव? क्योंकि जो व्यक्ति आपके साथ में अविश्वसनीय नहीं है और विश्वसनीय भी नहीं है, क्योंकि उन पर जो है कि संशय हमेशा टंगा रहता है कि कब, जैसा अभी वक्फ बोर्ड बिल का मामला आया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, उसमें जनता दल यूनाइटेड ने विरोध किया और वक्फ बोर्ड का विरोध करके जनता दल यूनाइटेड बिहार में सत्ता में नहीं आ सकती है, चुनाव में जनता के पास नहीं जा सकती है, क्योंकि बिहार का सामाजिक समीकरण और झारखंड का सामाजिक समीकरण बहुत अंतर। और बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, वहाँ की मिट्टी के कण में राजनीति है, वहाँ के लोग चाहे नौकरी करने वाले हैं, चाहे व्यवसाय करने वाले या खेतिया किसान हो, इस चीज को समझते हैं, अपनी ताकत को, अपने वोट को, कीमत को और अपनी आवाज को समझते हैं कि नेता। मैं प्रशंसा उतनी नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो सच्चाई है, ऐसा नहीं रहता तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिहार के चंपारण की मिट्टी को नहीं पसंद करते। नहीं कैलाश जी, मेरा सवाल ये है ना कि जदयू अलग लड़े, बीजेपी अलग लड़े, उससे वो मुद्दा नहीं है। आप अलग अलग लड़ जाएं, एक साथ लड़ जाएं, गठबंधन लड़े, वो अलग मुद्दा है। पैसा कोई जदयू को तो पॉकेट से देना नहीं है, ना ही बीजेपी को देना है, ना ही यहाँ जेएमएम को, आरजेडी को, कांग्रेस को देना पड़ रहा है। पैसा तो सरकार का है, जो सरकार में है घोषणा करके कैबिनेट से पारित कर देगा, उसका फायदा तो बीजेपी जदयू दोनों को मिलेगा। तो वहां पैसा तो सरकार से जाएगा। सरकार तो वहां पर तभी घोषणा करेगी जब उसको विशेष राज्य का पैकेज मिलेगा, स्पेशल कोई पैकेज मिलेगा, तभी वहां पर कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड का रेवेन्यू में और वहां का रेवेन्यू में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर कई जो मंत्रालय है, विभाग है, जिससे काफी मात्रा में रेवेन्यू आती है, जबकि बीजेपी ने, रघुवर जी ने, हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खजाना खाली करके जीरो बैलेंस पर दिया था और सरकार ने काफी स्ट्रगल करके, चूंकि कई मंत्रालय थे जिससे रेवेन्यू है, उसमें 12,125 करोड़ का एक बड़ा रेवेन्यू यहाँ। लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू आता है वो एक्साइज विभाग है, जो वहां पर बंद है, जिस कारण से दूसरे मंत्रालय में, दूसरे विभाग में, दूसरे संस्थाओं में टैक्स बढ़ाकर जो है कि वसूला जाता है। और अगर ऐसा योजना अगर वहां लाते हैं तो सरकार का जो कि स्वागत किया जाएगा। अगर जनता के हित में कोई लोक लुभावन लाभार्थी योजना लाते हैं कोई भी स्टेट, तो उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि अब क्या पॉलिसी, अब तो ही बताएंगे, लेकिन वहां पर बिहार में अब कोई योजना जो है कि काम नहीं करेगी। वहां का जो है कि लोगों का सोच, वहां की मानसिकता और सरकार के खिलाफ है। दूसरा नंबर, इन्होंने झारखंड में की, आप एक लाइन और बोलना चाहता हूँ। झारखंड में इन्होंने कहा शुरुआती दौर में, झारखंड में ये क्या विपक्ष का रोल अदा करेंगे आप महोदय? 5 वर्ष में एंटी इनकम्बेंसी पैदा नहीं कर सके झारखंड सरकार के खिलाफ में। तो अभी तो सरकार जो है कि अपने मैनिफेस्टो पर काम करेगी और जो पूर्व में काम जो छूटी हुई है उसको पूरा करने का काम करेगी, और जो वादा किया है उसको भरपूर पूरा करेगी। तो आप एंटी इनकम्बेंसी सरकार का नहीं बना सके, और हमको उम्मीद नहीं है कि आप भविष्य में भी ऐसा इनकम्बेंसी जो है कि आप बना सकते हैं। लेकिन हम लोग आपको मौका नहीं देंगे विरोध करने का। हम लोग ने जो वादा किया है वो निभाएंगे, इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। जो वादा किया वो निभाएंगे का गीत गुनगुना दिया है कैलाश यादव साहब ने, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि बिहार में मैया सम्मान जैसी कोई योजना शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि स्टेट की रेवेन्यू नहीं है।
अब ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से देश की राजनीति फ्री बीच की तरफ बढ़ रही है, टर्न हो रही है, बिहार अछूता नहीं रह सकता है। हर जातिगत समीकरण पर भारी पड़ने वाला है यह समीकरण। अगर खातों में पैसे जाना शुरू हुए तो चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, हर राज्य यह बता रहा है कि यही लाभ, यही जो फायदा मिला है, यही आकस्मिक फायदा हमें चाहिए। हम इसी पर अपना मत, अपना दान करेंगे। बाकी मुद्दे हाँ, बोले सर, बोले। देखिए, ये आपका जो उदाहरण है और जो सुझाव दे रहे हैं, हाँ। ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन बिहार में मत भूलिए कि जो उपचुनाव में तरारी एक विधानसभा है जहां से सुनील पांडे बाहुबली है, उनके लड़के ने चुनाव लड़ा है और एक लोकप्रिय सरकार के हम उम्मीदवार की बात बता रहे हैं। और ये भी मत भूलिए जो मनोरमा देवी, जो हमारे, चूंकि हमारे भी अच्छे संबंध है वहाँ, जो मनोरमा देवी जो चुनाव लड़ी है वहाँ बेलागंज, उनके पतिदेव अभी दिवंगत हो चुके हैं। किस परिवार से लोग आते हैं, तो बिहार का जो राजनीतिक जो समीकरण है और जो बिहार में जो गणित है, वो इस सब चीज से कोसों दूर है, समझना। इस सब चीज पर भी आपको पहली नजर सर, मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हम लोग रिसर्च देख रहे हैं। आपका रिसर्च ठीक है, लेकिन जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी, बहुत समय है, बोल लेते हैं सर कैलाश साहब से। बिहार की राजनीति पर चर्चा और ये मजा आ रहा है। किसी को बाहुबली कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं हम क्या है कि नहीं बाहुबली? आप बताओ विषय में आप अगर यहाँ पर ये चिल्लाएंगे, आप इनको चिल्लाने दीजिए ना। अभी जीतते समय ना थोड़ा सा हम्बल हो जाइए। आप 4 सीटें जीते हैं कैलाश जी, थोड़ा सा आराम से। घमंड नहीं है, हम लोग अभी 4 वो आपकी वाणी में भी दिख रहा है, वाणी में भी दिख रहा है कि क्या वाणी में तो कैलाश हमेशा मुखर रहा है, हमेशा मुखर रहा है, इसके तो परिचायक है। 1932 के खतियान का विरोध करने में भी ऐसे ही मुखर रहते हैं। अब तो जब मुख्यमंत्री जी लाएंगे तब कैलाश जी क्या स्टैंड लेंगे? 1932 का विरोध किया है। हाँ, देखिए संवैधानिक बता रहे 1932 को, 1932 का खतियान लागू कीजिए हेमंत जी। राज्य आरजेडी साथ दे चलेंगे, संकल्प पत्र जारी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में संकल्प पत्र जारी कीजिए, हम करेंगे। ये तो अभी भी कह रहे हैं असंवैधानिक है साहब, कैसे असंवैधानिक कर दिया? देखिए 1932 का खतियान के मुद्दे पे आरजेडी एक्सपोज हो गई। आरजेडी आज भी आदिवासी मूलवासियों का विरोध करिए। ये बैठ कर कह रहे हैं कि 1932 का खतियान असंवैधानिक है, सत्ता में आ गए। मांगते हैं सर, आरजेडी रिजर्व सीटों से तो टिकट नहीं, पर ये कैसे करेगा? मुख्यमंत्री ने अभिषेक, मुख्यमंत्री ने असंवैधानिक कदम उठाया था। ये तो वही कह रहे ना कि असंवैधानिक है, तो मुख्यमंत्री ने असंवैधानिक कदम उठाया था, तो ये साफ तौर पर 1932 का विरोधी है आरजेडी, इसके प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए सुनील सिंह साहब को देखिए कितना धैर्य से सुनील सिंह साहब आप लोगों के बोलने का और चुप होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के सवाल उठाए तो उस पर हम उम्मीदवार, नहीं ठीक है, जब उम्मीदवार का परिचय दे दिया 32 का विरोध किया आपने चैनल में बैठकर, जब 1932 के विरोधी है आरजेडी। झारखंड की जनता, मूलवासी आदिवासी जनता, देखिए आपने जिस आरजेडी को वोट दिया वो 1932 का विरोध कर रही है। मैं जो बोल रहा हूँ न्यूज़ 11 भारत लोग बिहार में भी देखते हैं, बिहार की जनता भी देखती है पूरे देश में, और वो देख रहे हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं कि भाई ये सब जगह चल रहा है, ये एक अच्छी व्यवस्था बन रही है और ये ऐसी व्यवस्था बन रही है, सरकारें रिपीट होती रहेंगी। अगर ये व्यवस्था काम करती रही, सरकारें रिपीट होती रहेंगी, ये भी तय है, क्योंकि जनता को काम चाहिए और इसमें काम दिखाई देता है। जिनके घर में निवाला नहीं पहुंचता साहब, उनके घर में अगर आप 1000 रुपया, 1100 रुपया, 2500 रुपया भिजवा रहे हैं, भले उस पर कर्ज बढ़ रहा हो या आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, झारखंड निश्चित तौर पर खनिज संपदा में धनी है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। युवा सम्राट तेजस्वी जी के ऊपर नजर गड़ाए हुए। चलिए सर, चुनाव आने ही वाला है, इंतजार हम भी करेंगे। स्थापित किया और भाजपा 1932 का विरोध कर रही है, सब बात करेंगे 32 के विरोधी है। 2024 के चुनाव में, हालांकि आपने इसका जवाब पहले दिया कि कई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में होता है। एक बड़ा आरोप अभी आसू ने भी लगाया, भाजपा ने भी लगाया कि कैबिनेट के आधा दर्जन मंत्री के पद के जो जवाब दे देते हैं। सर सुनील सिंह साहब को बोला 32 का विरोध कर दिया, सुनील जी को सुन लीजिए ना, आप ही के सहयोगी है। 32 पर भी सुनील साहब बोल देंगे। चलिए सुनील साहब दोनों मामलों में बोल सकते हैं। सुनील जी, बड़े नाम जो थे, मिथिलेश ठाकुर साहब, बन्ना गुप्ता साहब, बादल पत्रलेख साहब, इन्हीं तीनों नामों को लेता हूं अगर, ये बड़े नाम इस चुनाव में परास्त हो गए। अच्छे मजबूत विभाग मिले, बैजनाथ राम साहब उत्पाद बनाए गए, उत्पाद
मंत्री। एक तो एक उत्पाद का अलग रोना है कि जिसको उत्पाद मंत्री बना दिया जाता है वो चुनाव हार जाता ये है। रिकॉर्ड पता नहीं ये झारखंड का कौन सा इतिहास रचता जा रहा है। इसको कैसे देख रही है कांग्रेस, इसको कैसे देख रही है? और 32 के खतिहान को लेकर जो आरजेडी का रुख है, आरजेडी ने यह साफ भी किया कि जो असंवैधानिक है उसका हम भाई विरोध नहीं करेंगे। और ये तो तय है कि 2 बार कैबिनेट लौट कर आया, तो इस बार क्या आप लोग संकल्प पत्र से 1932 का खतिहान जारी कर देंगे या फिर एक बार वही 9वीं अनुसूची में डालने वाला मामला चलेगा? सर देखिए, मंत्री जो हारे हैं 4 मंत्री, तो मैं तो स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हार जीत जो होता है ये चलते रहता, चलने वाली प्रक्रिया है। आदरणीय इंदिरा गांधी जी भी हारी थी, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी हारे थे, आदरणीय देखिए बड़े नेता हैं राष्ट्रीय नेता अर्जुन मुंडा जी, उनकी भी हार हुई है। हमारे दल के भी बड़े नेता हैं जिनकी हार हुई है, और जो मंत्री है, और मंत्री के खिलाफ में आप देखिएगा ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी होता है, ऐसा मतलब होता है लोगों में जबकि मंत्री अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होता है, और इस हार को स्वीकार भी करना चाहिए। हम एक जवाब प्रफुल्ल जी का देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन जी को बड़ा दिल दिखलाना चाहिए। आपको पता होगा, आप बहुत अनुभवी हैं, 2019 के चुनाव में आदरणीय रघुबर दास जी ने बहुत अपशब्द कहा था हेमंत सोरेन जी के खिलाफ में, तो आपको उनके ऊपर 2 केस एसटी थाना में हुआ था, हेमंत सोरेन जी ने किया था, और मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने केस को वापस ले लिया था। उन्होंने वहां पर बहुत बड़ा दिल दिखलाने का काम किया था। और हेमंत सोरेन जी बड़े दिल के लोग हैं, संवेदनशील हैं, और उनका आज आपने प्रफुल्ल जी जो बात कही कि फलाने जगह में इस तरह घटनाएं घटी है, अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस तरह का झंडा दिखलाने का काम किया है। हमारी सीता सोरेन जी की बेटी झारखंड की बेटी है और सभी की बेटी है, हम इस रूप में देखते हैं बहन बेटी जो समान है। आदरणीय शिबू सोरेन जी की परिवार के साथ साथ सभी की बच्ची है, हर बच्ची कहीं ना कहीं बच्ची परिवार का है, तो हमारे अपने बच्ची से जोड़कर हम देखें, माँ बहन को अपने परिवार की ओर से जोड़कर देखें। अगर इस तरह का बातें हुआ है तो गंभीर मामला है, और आपने स्वतः कहा भी कि सभी जगह एफआईआर दर्ज हुआ है, तो कानून अपना काम करने का काम किया है, कानून को हम बधाई देते हैं। अब बात 1932 का आया है तो एक गंभीर मुद्दा है, यह बहुत गंभीर मुद्दा है, और हमें जो जानकारियां हैं कि इस मुद्दे को अभिषेक जी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को गंभीरता से मुख्यमंत्री लेंगे, कांग्रेस भी लेगी, आरजेडी भी लेगा, बहुत गंभीरता से लेगा, और इस पर स्थानीय नीति इस राज्य की विकास के लिए, इस राज्य की नौजवानों के भविष्य के लिए, देखिए नौजवान नौकरी में आएंगे तो देश राज्य का भविष्य अच्छा होगा, राज्य का विकास अच्छा होगा, चहुमुखी विकास होगा। तो इस पर गंभीरता से, मैं भी बहुत स्पष्ट कर देता हूं कि इस सरकार को गंभीरता से 1932 पर और स्थानीय नीति पर जितना जल्दी हो सके फैसला लेना ही चाहिए। सर, लेना इसलिए भी जरूरी हो जाएगा क्योंकि आपने 10 लाख रोजगार का भी वादा कर दिया। मैं तो अब आप वादा जो किया है आपने उसको पूरा करने के लिए स्थानीय नीति नियोजन नीति लाना पड़ेगा। 10 लाख रोजगार तो सरकारी नौकरी की तो बात नहीं है ना, 10 लाख रोजगार की बात है, रोजगार 10 लाख रोजगार की बात है कि हम रोजगार 10 लाख देंगे, 10 लाख रोजगार देने की बात कही गई है, अपना घोषणा पत्र में कहा गया है। तो उसी मुद्दे पर इसको तो इस विषय पर तो आपको शीघ्र मंथन करना होगा। अब बहुत समय नहीं है, 28 तारीख को शपथ लेते हैं, और मैं जानता हूं कि सदन से सड़क तक इस राज्य की भी जनता 74% इस राज्य की जनता शिक्षित है, तो इस राज्य के जनता भी बहुत जागरूक है, और जनता भी अपनी आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, और मुख्यमंत्री को या इंडिया गठबंधन जो आज है सरकार, एक बहुमत इस राज्य के जनता ने बड़ा जनादेश दिया है, बड़ा सोच समझ के जनादेश दिया है, तो उस जनादेश का सम्मान करते हुए सरकार को काम करना होगा। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार हमेशा कहीं न कहीं राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में काम करती है। देखिए 2-3 मुद्दा अभिषेक जी जो है ना, वह काम किया है इस पर, जैसे 4 लाख किसानों का 4 अरब 86 माफ किया गया, 200 यूनिट बिजली फ्री था आपका, 39 बिजली बिल तो माफ किया है, 200 यूनिट फ्री था, 200 यूनिट बिजली फ्री था, और 39 लाख गांव का आपका बिजली बिल माफ कर दिया गया। तो इन मुद्दों का भी इस राज्य पर बहुत असर पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी ने 1000 के बदले 2100 का बात रखा, लेकिन यहाँ के जनता ने नकारने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के वादा पर विश्वास नहीं किया, इसलिए विश्वास नहीं किया कि हमारे देश के, मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूं कि हमारे बहुत
हम बहुत सम्मान करते हैं इस देश के परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी साहब का, बहुत सम्मान करता हूं हृदय से। इस देश की चहु विकास में उनका बहुत बड़ा भूमिका है। तो उन्होंने जब बात, और अमित शाह ने बात कहा कि हमने चुनाव जीतने के लिए आपका बात कही थी, 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, स्विस बैंक से ब्लैक मनी लाने की बात कही थी, हम 15 लाख देने की बात कही थी, हम सभी सांसदों को स्मार्ट सिटी की बात कही थी, सभी सांसदों को स्मार्ट विलेज की बात कही थी। तो हम एक जुमला था, तो इसका मतलब इनका हर घोषणा पर जुमला होता है। और इस बात को भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जनता के बीच पहुंचाया और हम लोगों ने लगातार इस तरह की बातें रखी है। तो जनता इंडिया गठबंधन पर इस राज्य में विश्वास किया और विश्वास के अपना जनादेश देने का काम किया। जनता ने विश्वास किया, इसीलिए जनादेश दिया। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हूं, 1-1 मिनट है। प्रतुल साहब, सवाल आप चारों से इस बार एक ही रहेंगे। हेमंत सोरेन साहब का चेहरा इस बार के चुनाव में जिस तरीके से चमका है, जो सीटें जेएमएम ने अभी तक के 24 साल के झारखंड में सबसे सर्वाधिक सीटें जेएमएम लेकर आया है, अपने 1980 के गठन के बाद से शिबू सोरेन साहब भी 18 सीटों तक ला पाए थे, हेमंत सोरेन साहब 36 सीटों तक लेकर गए हैं। आज प्रधानमंत्री के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल के साथ, कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें हैं। प्रतुल साहब, कैसे देख रहे हैं, क्या झारखंड को एक नए शिबू सोरेन का चेहरा, एक बड़ा आदिवासी व्यक्तित्व मिल गया है? हेमंत सोरेन का चेहरा जो राष्ट्रीय फलक पर कहीं ना कहीं झारखंड की एक अलग पहचान छोड़ने वाला है। अभिषेक जी, सबसे पहले आपने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात का जिक्र किया। देखिए, ये सच में ये बहुत अच्छी लोकतंत्र के लिए तस्वीरें थी और ये निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी समझना चाहिए। साहब, चुनाव खत्म हुआ, राजनीति खत्म हुई, विकास की बातें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा और 14-15 घंटे के भीतर उनको समय मिल गया। मुख्यमंत्री जी का भी बड़प्पन था, वो गए मिलने। प्रधानमंत्री जी का भी बड़प्पन था कि बहुत व्यस्त कार्यक्रम होता, उन्होंने समय दिया, बड़े गर्मजोशी से दोनों में बातें हुई, इन्विटेशन हुआ। तो प्रजातंत्र की यही खूबसूरती होती है। अब तो ये समय तय करेगा कि कौन किस लेवल पे जाएगा, नेता कद में स्टेट्समैन कौन बनेगा। लेकिन एक मैं आपको फैक्चुअली बता दूं, अगर मेरी मेमोरी ठीक है तो जो जयपाल सिंह के समय भी जो झारखंड पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें जीती थी वो 33 थी। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें जीती है, तो उस समय से भी आगे गए। तो मुख्यमंत्री जी के साथ कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ज्यादा शक्तियों के साथ ज्यादा जिम्मेवारियां हैं मुख्यमंत्री जी के कंधों पर। मुख्यमंत्री जी, विश्वास रखिए, आप 1932 के खतियान या किसी भी राज्य के आदिवासी मूलवासी के हित में आप आगे बढ़ने का निर्णय लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। हम बस यही आशा करते हैं कि पुरानी गलतियों से अब सीखे और जो मैंने घटनाएं बताई कि किस तरीके से कार्यकर्ता उत्पात मचा रहे हैं, इस पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। इसे बंगाल न बनने दें। जी संजय रंजन साहब। जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें 5-6 ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो वाकई बहुत प्रभावकारी हैं। उसमें एक है कल्पना सोरेन जी का राजनीतिक क्षितिज पे उदय। दूसरा, आपने ठीक कहा, शिबू सोरेन साहब की प्रतिछाया के रूप में हेमंत सोरेन साहब का उदय या कहें पुनर्जन्म। तीसरी बात आई है महिलाओं की बढ़ चढ़ करके भागीदारी वोटिंग में। और जो चौथी बात है, जो अभी जो तस्वीरें चल रही हैं उससे ये प्रकट हुआ कि राजनीति में जब तक मर्यादाएं बची रहती हैं, शिष्टाचार बचा रहता है, भद्रता बची रहती है, शिष्टता बची रहती है, तब तक ये जो राजनीति है राज सत्ता कहलाती है, राजधर्म कहलाती है। अदरवाइज वो पार्टी विशेष की अपनी एक राजनीति होती है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आदरणीय हेमंत सोरेन साहब ने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की और संभवतः उन्होंने होम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के सामने 2 बड़ी विकट चुनौतियां हैं। एक जो सीजीएल परीक्षा हुई है उसको लेकर जितने भी नौजवान हैं उनके मन में गहरा असंतोष है, उसका कैसे शमन करेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है उनके समक्ष वो ये है कि जो जनतंत्र की सबसे बड़ी मर्यादा है वो है एक गवर्नेंस, सुशासन जिसको कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन हाँ, करप्शन फ्री गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर पे जबरदस्त पकड़। अगर ये इन 2 विषयों पर आने वाली सरकार ने वाकई ध्यान दिया तो मैं कहूँगा कि ये जो पैनल में बैठे 4 लोग हैं, इसी तरह से जो जनता बैठी है और जो देख रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पे, इनको साधुवाद देगी। बिल्कुल। कैलाश साहब देखिए, एक मामला राज्य को और झेलना का स्वागत जो होगा मेरे ख्याल से, एक मामला आने वाला है जो
केंद्र के हाथ में है, जिसका नज़र अभी हमारे साथियों को नहीं, आने वाले समय में भी एक चर्चा का विषय है, परिसीमन है। 2025 में परिसीमन भी होना है। और मेरी जानकारी में है कि 26 में होगा। 26 2026 साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि 25 में होगा, नहीं, और 2026 सीटों को घटाने की साजिश। जी 26 में होगा, लेकिन जानकारी मेरी 26 अगले चुनाव के पहले। ठीक है, 26 हो सकता जी। है, वो 1 साल का बाद है। तो उससे भी बहुत सा चीज जो है चीज में बदलाव आएगा, और क्या उसका प्रारूप आएगा, क्या होगा, तो उससे भी झारखंड राज्य में बहुत सा चीज असर पड़ेगा, और भी एक विकास का क्या उसमें मापदंड तैयार होगा, उसका एक अलग दृष्टिकोण होगा। दूसरा आपने सवाल उठाया था मंत्री हार गए, तो कई हमारे ऐसे सर अब उतना वक्त नहीं है सर, हेमंत सोरेन वाले पर आप बोल दे सर। हेमंत सोरेन साहब को राष्ट्रीय फलक पर कैसे देखते हैं? क्या झारखंड के हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा जो है कि संदेश दिया है राज्यवासियों को, और केंद्र और राज्य का समन्वय बना रहना चाहिए राज्य के विकास के लिए। और प्रधानमंत्री भी यहाँ पर कई बार आए, चुनावी दौरान में भी आए, ऐसे भी कई कार्यक्रमों में हमेशा राज्य के विषय में, विकास के विषय में कहा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो हेमंत सोरेन जी ने जो अपना कदम उठाया और उनको जो आमंत्रण किया है शपथ ग्रहण में, हमको लगता है कि इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी इस पर जो है कि पैनी नजर के साथ राज्य को जो है दरिया दिल के साथ में सहयोग करेंगे, और हमेशा जो है कि अवसर देंगे। सर सुनील सिंह साहब, ये सबसे बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में हमारे राज्य झारखंड से सारे बड़े दल, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दलों में एक बड़ा चेहरा उभर कर आए हैं हेमंत सोरेन साहब। राष्ट्रीय फलक पर कैसे देखते हैं इनको? हेमंत सोरेन जी पर झारखंड की पूरी जनता ने अपना विश्वास जताया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व के 2019 से लेकर 2024 के बीच में 5 वर्षों में कोरोना काल से लेकर और 5 वर्ष तक जिस तरह से उन्होंने नक्सली से पर भी उन्होंने बहुत नीचे स्तर पर नक्सली घटनाओं को लाने का प्रयास किया है, तो जिस तरह से इस राज्य में उन्होंने चुनौती भरा पूर्ण 5 वर्षों में काम किया है, काम करके, और इस जनता ने जो उनको मैंडेट दिया है, मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाता चलता हूं कि आने वाले समय में इस राज्य के चहुमुखी विकास के लिए उस संकल्पित है। संकल्प के साथ जितना अच्छा हो सकता है पूरा इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगी, और एक राष्ट्रीय नेता के रूप में तो स्थापित तो हो चुके हैं, बिल्कुल हो चुके हैं। और हमें लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था उसी पर अभिषेक जी मजबूत रहेगा, जो प्रधानमंत्री महोदय जी भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1,36,000 करोड़ अगर माइनॉरिटीज का बनता है तो इस राज्य को देने का काम करे, और बड़ा दिल दिखलाए प्रधानमंत्री महोदय जी। आपके माध्यम से जरूर मैं बताना चाहूंगा और बोलना चाहूंगा, तो पता चलेगा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी सच में झारखंड वासियों के लिए उनकी बड़ी सोच है, बड़ा सोच है। वो ये नहीं सोचते हैं कि वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार है, उनको यह सोच होगा कि नहीं, सच में लोकतंत्र के द्वारा जो वहां पर दी गई सरकार है, उस सरकार को प्रधानमंत्री स्वागत करते हैं। मैं भी प्रधानमंत्री का स्वागत करूंगा। ये अभिषेक, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी राज्यों के लिए, झारखंड विशेष के लिए, सभी राज्यों के लिए बिल्कुल, लेकिन झारखंड राज्य का 1,36,000 करोड़ बनता है, इस पर मैंने बात की, 1,36,000 करोड़ जरूर बनता है। देखिए, राष्ट्रीय फलक पर जो मैंने अपने वक्ताओं से सवाल पूछा, वो इसलिए पूछा क्योंकि इस बार राज्यसभा के चुनाव में, राज्यसभा सांसदों का जब चुनाव होगा तो 6-6 सीटें गठबंधन से जाएंगी। जिस तरीके का जनादेश आया है, अब कहीं ना कहीं केंद्र में भी झारखंड की आवाज गूंजने वाली है। तो हेमंत सोरेन का चेहरा एक ऐसा चेहरा हो गया है जो राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान स्थापित करने वाला है। किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में घेराबंदी होगी, यह भी देखना है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव सियासत के रास्ते में बड़ी हलचल पैदा करता रहा है झारखंड में। इस बार हालांकि वैसा कोई विपक्ष नजर नहीं आ रहा कि उतना मापदंड होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हर दल उम्मीद कर रहा है, हर दल की शुभकामनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब के साथ, प्रधानमंत्री के साथ आज जो तस्वीरें आई नरेंद्र मोदी साहब के साथ, एक सुखद तस्वीर, झारखंड की जनता एक सुखद संयोग का इंतजार कर रही है। धन्यवाद करते हैं अतिथियों का। भाजपा से प्रतुल शाहदेव साहब थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से संजय रंजन साहब थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और आरजेडी से कैलाश यादव साहब हमारे साथ थे, कैलाश जी बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा लगा आपसे आज बिहार की राजनीति पर चर्चा करके। और कांग्रेस से सुनील सिंह साहब हमारे साथ थे, सुनील जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।